मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ। मैं ये जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ कि किसी में एम्पथी ना हो। बट अगर प्राइवेट हॉस्पिटल है तो एम्पैथी के पैसे मिल रहे हैं आपको। मुझे नहीं लगता कोई भी भगवान का रूप हो सकता है। ये जो बहुत बड़े अस्पताल हो जाते हैं धीरे धीरे वो भी सरकारी बनने लग जाते हैं। हो सकता है कि मैं पैरासीटामोल लूँ, मेरे सर का दर्द वो ख़त्म कर दे। आप पैरासीटामोल लें, आप पे शायद वो फ़र्क कुछ भी ना करे। ये पैरासीटामोल लेते हैं, हो सकता है कि वो मर जाए। डॉक्टर मानता ही नहीं मैं गलत हूँ, बट जब आप उनको किसी डॉक्टर को बोलते हो डॉक्टर साहब ये हमने ये भी ट्राई करा, हमने बकरी का दूध भी ट्राई करा हाइपोथेटिकली, तो डॉक्टर्स लाइक देख लो भाई तुम्हारी वो है जो हम लिख रहे हैं ये वाला करिए, बाकी तुम्हारी मर्जी है। आयुर्वेदा कितने सालों से? आई डोंट एग्री विद यू बट गो अहेड मेक योर पॉइंट। इसमें मैं रिस्पॉन्ड करूँ। नमस्कार, आज मेरे साथ डॉक्टर देवराज सोम जी हैं, ग्लोबली रिकग्नाइज्ड फेशियल प्लास्टिक और फेशियल कॉस्मेटिक सर्जरी करते हैं। पर इनसे भी जो मेरी बातचीत हुई वो कॉस्मेटिक सर्जरी या फेशियल प्लास्टिक सर्जरी में कम हुई है। मेरी उनसे बातचीत हुई इस किताब को लेकर, ऑल डॉक्टर्स आर नॉट मर्डरर्स या डॉक्टर्स आर नॉट मर्डरर्स। तो ये मुद्दा मेरे भी दिल के बहुत करीब है, तो हमारी चर्चा इस पर शुरू हुई। आपको बड़ा ही लगेगा कि ये बहुत ही फेयरी एक्सचेंज हो रहा है विचारों का। फेयर एक्सचेंज इसलिए क्योंकि वो डिफेंड कर रहे थे डॉक्टरों को, और कुछ डॉक्टरों को डिफेंड नहीं किया जा सकता। कुछ डॉक्टर ऐसे जिनको, मेरे पिताजी को 4th स्टेज कैंसर था, तो उनका जो हाल हुआ था टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज 4th स्टेज कैंसर, डॉक्टर्स आर टू बी ब्लेम्ड फॉर दैट। प्रॉब्लम ये है कि डॉक्टर कभी अपनी गलती नहीं मानता, वो हमेशा 10 अलग अलग चीजों को, जबकि भारत जैसे देश में जहां डॉक्टरों के लाइसेंस कैंसिल नहीं होते, लिटरली डॉक्टर ने अपनी दवाओं से लोगों को मार रखे हैं पास्ट में, पर लाइसेंस कैंसिल नहीं हुआ है। चल रहा है, काम चल रहा है तो चल रहा है। तो मैं दोबारा बोलूंगा कि उनसे मेरी चर्चा इसी पर रही कि डॉक्टर्स आर नॉट मर्डरर्स। मैंने उनको साफ साफ बताया कि किस प्रकार से कितने कितने केसेस ऐसे हो सकते हैं। बहुत ही फेयरी कॉन्वर्सेशन है क्योंकि वो भी अपने विचारों पे पक्के थे, हम भी थे। उसके अलावा हमारी बाकी चीजों पर भी चर्चा हुई, जो प्लास्टिक सर्जरी होती है, किस प्रकार के इनके व्यक्तिगत अनुभव है सर्जरी में, किस प्रकार से जो चेहरा, जैसे अगर आप एक प्लास्टिक सर्जन को देखेंगे तो आपको ये एहसास होगा कि लोगों का चेहरा जो बिगड़, एक्सीडेंट हुआ, आपका चेहरा बिगड़ गया, तो ये डॉक्टर है जो उसको ठीक करता है, प्लास्टिक सर्जन। काम तो अति उत्तम कर रहे हैं देवराज सर, इसमें कोई दो राय नहीं। डॉक्टर साहब से मिलके बातचीत करके ओवरऑल बड़ा ही फ्रेंडली फीलिंग आई। आप भी मिली और कमेंट करके बताइए अगर आपको कैसा लगा है ओवरऑल। और कुछ लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं भाई, आते हैं वीडियो देखते चले जाते हैं। मैं देख रहा हूँ लगभग 43% लोग हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब करें, अगर आए हैं तो क्लिक करने में कुछ नहीं जाएगा। थैंक यू। मैं अभी फ़िलहाल नोएडा से मैं जा रहा था दिल्ली। तो मेरे साथ बैठी हुई थी ब्लू वन की, नाम नहीं लूँगा, बट ब्लू वन की एक टीम मेंबर, जो मुझे कह रही थी कि डॉक्टर्स आर नॉट मर्डरर्स आपने किताब लिखी हुई है। बट मैं आपको एक चीज़ बताऊं, सच में मुझे ना बहुत दुख पहुंचाया एक डॉक्टर ने। मैंने कहा ओके, क्या हुआ था? तो कहती है मेरे मदर को ब्रेस्ट कैंसर थी, और ब्रेस्ट कैंसर होने की वजह से वो हम डॉक्टर्स के पास गए। जब तक हम डॉक्टर्स के पास गए तब तक ब्रेस्ट कैंसर ऑलरेडी फैल चुका था, वो अलग अलग विभिन्न जगहों में जा चुका था, मेटास्टेसाइज हो चुका था। अब जब मेटास्टेसिस हो गई थी तो मेरी माँ ने डॉक्टर को पूछा, वो व्हील चेयर में थी, तो व्हील चेयर में रह के उन्होंने डॉक्टर को पूछा कि कितने दिन है मेरे पास और आप मेरे लिए कुछ कहना चाहेंगे क्या? तो डॉक्टर ने कुछ नहीं कहा। फिर जब उन्होंने पूछा तो डॉक्टर ने कहा, ज़ोर से नहीं, बुरी तरह से नहीं, पर कहा कि जिस कैंसर जो हालात में आप हैं, उस हालात में तो बहुत सारे लोग यहाँ व्हील चेयर पर ही ढेर हो जाते हैं, आप तो फिर भी यहाँ पे हैं। तो उनकी माँ बहुत रोई। घर पे आके जब बताया तो ये जो लड़की थी इसको भी बहुत बुरा लगा, और ये तो लड़ने के लिए तैयार हो गई डॉक्टर के साथ। तो इसके फादर से भी इतने से बात की, फादर ने थोड़ा बहुत समझाया क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मुझे पूछ रही थी कि डॉक्टर्स में एम्पैथी की कमी क्यों है। तो मैंने कहा मैं आपको बताता हूँ एम्पैथी की कमी क्यों है। आपके लिए आपकी मदर है, आपकी मदर आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है ज़िंदगी में, और ऑब्वियसली मैंने अपना पिता खोया हुआ है। मुझे पता है कि अगर माँ या बाप गुजर जाएं तो क्या फ़र्क पड़ सकता है। लेकिन वो डॉक्टर के लिए हर वक्त हर रोज़
किसी ना किसी की माँ, भाई, बहन, बाप, किसी की डेथ हो रही है। किसी डॉक्टर को आप अगर कुछ काम कर रहे हैं, कुछ भी कार्य आप करते हो, आप पेंटिंग बनाते हैं, आप चित्र बनाते हैं, वाज दैट अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल? प्राइवेट हॉस्पिटल, अच्छा, ठीक है। प्राइवेट हॉस्पिटल, तो आप एक चित्र बना रहे हैं। कोई भी चित्रकार चाहेगा कि उसकी चित्र जो वो बना रहा है अपना वक्त लगा के, उसको सराहा जाए। ऐसे तो होगा नहीं कि किसी को खुशी होगी अगर वो चित्र सराहा ना जाए। बट तकलीफ ये है, हेल्थ में प्रॉब्लम क्या है कि बहुत बार डॉक्टर्स किसी को बचा नहीं पाएंगे, और उसके बाद जो उनके मन की पीड़ा होती है वो भी अलग होती है। तो उसके बाद मैंने उसे अपने बारे में बताया। तो मैंने मेरी करियर शुरू की सुशील जी टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल से, और 2006 और 7 में मैंने फेशियल प्लास्टिक सर्जरी की सेंटर वहाँ पे मैंने एस्टैब्लिश करवाई। और एक दिन मुझे याद है 2007 में मेरे पास एक 2 साल का बच्चा था। उसकी आंखों में रेटिनोब्लास्टोमा नाम का ट्यूमर था। रेटिनोब्लास्टोमा ऐसी ट्यूमर है जो आँख से शुरू होती है, बट मस्तिष्क मतलब ब्रेन तक चली जाती है, और अंत में डेथ भी हो सकती है। तो जब ये बच्चा मेरे पास आया, उसकी एक आँख ट्यूमर की वजह से निकाली जा चुकी थी, और दूसरे आँख में कैंसर इतने एडवांस था, हमारे पास ऑप्शन नहीं था, आँख निकालना था। तो मैंने फादर से बात की, मैंने कहा आपके बच्चे में हमें दूसरी आँख निकालनी पड़ेगी, फिर कीमो देना पड़ेगा, या फिर वो नहीं बचेगा, क्योंकि ब्रेन तक स्प्रेड हो चुका होगा, वो नहीं बचेगा। तो फादर, मुझे अभी भी याद है, फादर ने मेरी तरफ देखा, थोड़ी देर रुके, देन ही जस्ट लम्प्ड इन हिज चेयर, मतलब चेयर में धड़ाम से बैठ गए। और मुझे देख के आँख से धीरे धीरे आंसू निकल रहे थे। मुझे देख के वो कहते हैं कि ये कैसा चॉइस दे दिया आपने मुझे, कि आइदर बच्चा बचे नहीं, और बचे तो फिर अंधा रह के रहे। वो जो था, वो एक मेजर रीज़न था कि मैंने कैंसर ट्रीट करना ही बंद कर दिया। मैं कॉस्मेटिक सर्जरी में चला गया, क्योंकि मैंने ये रियलाइज़ किया कि वो दर्द अगर मैं रोज़ सहता रहूँगा, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैं खुद को खो दूंगा। इट वॉज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं खुद को, अपने आप को, अपनी फैमिली को पकड़ के रख सकूं। एंड दैट इज़ वाई कभी कभी क्या होता है, डॉक्टर्स को ना अनफॉर्चुनेटली सेंसिटिविटी थोड़ी अपनी रिड्यूस करनी पड़ती है। बिकॉज हम अगर हर किसी के जाने पे रोएंगे तो हम खुद बच नहीं पाएंगे। दैट वॉज वन ऑफ द मेजर रीजन्स दैट आई डिसाइडेड टू मूव इन टू कॉस्मेटिक सर्जरी। नाक 1 मिलीमीटर इधर ठीक कर दो, नाक 1 मिलीमीटर उधर ठीक कर दो। खुशी वाली जिंदगी, जहाँ पे लोग आते हैं खुशी से कुछ करवाने के लिए। कैंसर तो ऐसी चीज़ है जहाँ पे लोग ट्रीट करवाने आते हैं तो कोई भी खुश नहीं होता डॉक्टर को देख के। सो कभी कभी हमें दूसरी पर्सपेक्टिव समझने का मौका मिलता है। जब मैंने ये समझाया, जो ब्लू वन की जो कार्यकर्ता मेरे साथ थी, तो उसने कहा कि मैंने ये कभी सोचा नहीं था कि किसी के ऊपर क्या बीतती होगी जब बेसिकली उसके हाथ में किसी की डेथ होती होगी। तो यही सब चीज़ें हैं जो। नहीं नहीं, मैं आई डोंट एग्री विद यू, ओके, नॉट इवन स्लाइटेस्ट। ओके, लाइक हैड इट बीन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल आई वुड हैव डेफिनेटली एग्रीड विद यू, क्योंकि 100 पेशेंट का प्रेशर है, 200 पेशेंट आ रहे हैं, आई डोंट हैव एन ऑप्शन, तो आई विल बी रूड। बट अगर प्राइवेट हॉस्पिटल है तो एम्पैथी के पैसे मिल रहे हैं आपको, टू स्पीक बेटर उसके आपको पैसे मिल रहे हैं, यू आर गेटिंग पेड वे मोर देन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो टू यूज़ अ लैंग्वेज कि आप जैसे लोग ढेर हो जाते हैं, वॉज वेरी स्टूपिड फ्रॉम एनी डॉक्टर। देर आर मेनी डिफरेंट वर्ड्स ही कुड हैव यूज्ड टू डिस्क्राइब हर सिचुएशन, मेनी डिफरेंट वर्ड्स ही कुड हैव यूज्ड। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं यहीं पे, एंड आई विल टेक नेम्स। मैं इस पे रिस्पॉन्ड करना चाहूँगा। जी जी। मैं इस पे रिस्पॉन्ड करना चाहूँगा, बिल्कुल। मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ। मैं ये जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ कि किसी में एम्पैथी ना हो। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि कभी कभी ऐसे भी हो सकता है शायद। और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में 100 पेशेंट्स देखे नहीं जाते हैं, ये ट्रूथ नहीं है। टाटा That's- मेमोरियल हॉस्पिटल में हम 70-80-100 टाटा पेशेंट ही मेमो, देखते ये थे। समस्या यही है ना, प्रॉब्लम इस बात को आप समझिए, समस्या ये है कि टाटा मेमोरियल या जो मैक्स सुपर स्पेशलिटी है, जो बहुत बड़े अस्पताल हो जाते हैं, धीरे धीरे वो भी सरकारी बनने लग जाते हैं। दैट्स अनफॉर्चुनेट, ये देखा गया है बार बार कि बड़े अस्पताल सरकारी बनने लग जाते हैं धीरे धीरे। अब मैं आपको बताता हूँ मेरी अपनी रियल लाइफ स्टोरी। मेरे पिताजी कैंसर 4th स्टेज पेशेंट, लंग कैंसर। अस्पताल में जो एक्चुअली पिताजी को जब कैंसर हुआ उनको कीमो दिया गया, तो उनका जो उनके जो पाइल्स की समस्या थी वो शुरू हो गई कीमो के तुरंत बाद, शायद होता भी है ऐसा कुछ। तो शुरू हो गई, तो डॉक्टर डैनी गुप्ता ने बोला कि एक काम करते हैं, इनका ऑपरेशन मेरे हॉस्पिटल में करवा देते हैं, तो करवा दिया गया। लंग कैंसर के लिए ऑपरेशन? नहीं, लंग कैंसर हुआ था बट पाइल्स की प्रॉब्लम शुरू हो गई बिकॉज ऑफ द कीमो। ओके, ठीक है, तो पाइल्स की प्रॉब्लम बहुत गहरी हो गई, ठीक है, लाइक पस बनने लग गया। तो उन्होंने उठा के बोला कि इनको हमारे अस्पताल के किसी सर्जन को बोला इनको ऑपरेशन कर देते हैं। वो ऑपरेशन सही से नहीं किया उसने, जो भी डॉक्टर था उसने। उसके बाद हमने सेकंड ओपिनियन के लिए उसी के अस्पताल में डैनी को ही पूछा कि कोई सेकंड ओपिनियन, पिताजी लगातार वो अनकंफर्टेबल है,
तो उसने किसी और डॉक्टर के पास भेजा हमें उठा के कि इससे बात करिए। उस डॉक्टर ने बोला कि जो हुआ है बिल्कुल ठीक हुआ है, उनको आप गर्म पानी में बिठा के रखिए, ये वो दुनिया भर की बात है। फिर फाइनली वी गॉट फ्रस्ट्रेटेड बाय व्हाटएवर वाज हैपनिंग इन दैट हॉस्पिटल। देन ही वाज ओके, बट वी टुक हिम टू मैक्स हॉस्पिटल। मैक्स में जो डॉक्टर हमें मिला, इट वाज बाय समबडीज रेफरेंस, ही ऑपरेटेड इट, ठीक है, ही किल्ड द डिजीज जेन्युइनली। ही लंग नहीं, कैंसर, लंग नहीं, दिस वन, जो उनके पाइल्स जो वाली। पाइल्स की प्रॉब्लम थी, पूरे उनके हर जगह फैली हुई थी। तो क्या हुआ कि उन्होंने फिर पता चला कि जो ये उन्होंने ठीक किया, पिताजी ठीक हो गया उससे, उन्होंने अच्छा ऑपरेशन किया। बट मुझे जो वो उनका जो अप्रोच था, एंड दे वर नॉट रूड, दे जस्ट सेड कि यही तरीका है, यही सोल्यूशन है। तो जो वो डॉक्टर का वो होता है ना कि मैं जो सोल्यूशन दे रहा हूँ वही सोल्यूशन है, आप इसी पे भरोसा करिए। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप कहीं और ओपिनियन ले लीजिए, आई डोंट नो व्हाई। उस ऑपरेशन के उन्होंने जो इस अस्पताल वाले ने 2 लाख रुपए से ज़्यादा चार्ज करे हमको। फिर सेकंड ओपिनियन लेने गए, ही ऑल्सो चार्ज सम मनी फॉर इट। एंड एट द एंड ऑफ द डे दे सेड कि नहीं नहीं, आप बिल्कुल सही चल रहा है, गर्म पानी में बिठाते रहिए इनको। एंड उनको बिल्कुल आराम नहीं मिल रहा था। देन फाइनली वी टुक सेकंड ओपिनियन, बिकॉज वी आर पीपल हु लव आवर पेरेंट्स। तो जब पता चला मैक्स वाले ने, उसने बिल्कुल ऑपरेट कर दिया, और वो विदिन 3 मंथ्स वो ठीक भी हो गए। जो उनकी पाइल्स वाली प्रॉब्लम थी वो ठीक हो गई। उसके बाद ऑब्वियसली ही डाइड ऑफ लंग कैंसर। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो जो उन्होंने डिले करा, जो अननेसेसरी 6-7 महीने परेशान रहे वो, बिकॉज ऑफ दोज पीपल, ठीक है, तो एम्पैथी सिंपैथी तो गई तेल लेने। डॉक्टर मानता ही नहीं मैं गलत हूँ। वो जो फिल्म में डायलॉग है ना, डॉक्टर साहब आप तो भगवान का रूप है, और किसी डॉक्टर ने बड़ा सीरियस ले लिया कि हाँ भाई बिल्कुल सही कह रहा है, हम भगवान के रूप हैं। आपका क्या ओपिनियन है इस पर? मुझे नहीं लगता हम भगवान के रूप हैं। मुझे नहीं लगता कोई भी भगवान का रूप हो सकता है। कहने का ये मतलब है, बहुत सारे ऐसे इंस्टेंस रहे हैं मेरे करियर में जहाँ पे मैंने कभी कभी दो बहनों पे, या एक फादर सन पे, या एक मदर सन पे सेम डे पे ऑपरेट किया है। राइट, सर्जन सेम, जेनेटिक थोड़ी बहुत तो मैचिंग होगी, उन पे मैं ऑपरेट कर रहा हूँ। सेम तरह की सर्जरी की जा रही है। जैसे कि एक मुझे याद है, एक राइनोप्लास्टी नाक की सर्जरी हमने की थी, दो बहनों पे की थी। एक का जो आउटकम निकला और दूसरे का जो आउटकम निकला अलग थे। अच्छा। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम कुछ करते हैं, जो हम करते हैं और अंत में जो होता है, उसको आप भगवान कह सकते हो, उसको आप यूनिवर्स कह सकते हो, उसको आप कुछ भी कह सकते हो, बट देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन एक्शन एंड रिएक्शन। कहने का मतलब, मैं और एक उदाहरण देना चाहूँगा। जब आपके सर में दर्द होता है तो आप क्या टैबलेट लेते हैं? आई अवॉइड एनी टैबलेट, बट आई एम श्योर बाकी लोग जो अवेलेबल है ओवर द काउंटर वो लेते क्रोसिन, होंगे। हाँ हाँ, क्रोसिन, आई एम श्योर, पैरासीटामॉल, समथिंग लाइक दैट। डोलो, समथिंग जी लाइक जी, दैट, हाँ। है ना, जो ओवर द काउंटर अवेलेबल हो, वो ओवर द काउंटर है। यहाँ पे ही नहीं, इट इज़ ओवर द काउंटर दुनिया में हर जगह। टाइलेनॉल दुनिया में हर जगह ओवर द काउंटर है। अब वही जो आप ले रहे हैं, जैसे कि अगर आप 1 ग्राम पैरासीटामॉल लेते हो, वही 1 ग्राम पैरासीटामॉल, रूम में हम लोग 3 जन हैं, हो सकता है कि मैं पैरासीटामॉल लूँ, मेरे सर का दर्द वो ख़त्म कर दे। आप पैरासीटामॉल लें, आप पे शायद वो फ़र्क कुछ भी ना करे। टैबलेट आपने लिया, कुछ भी फ़र्क नहीं हुआ। ये पैरासीटामॉल लेते हैं, हो सकता है कि वो मर जाएं। कभी कभी लिवर में ट्रांसएमिनेजेस एब्सेंट होती हैं, जिसको रेस सिंड्रोम कहते हैं हम। रेस सिंड्रोम में कोई रिएक्ट कर सकता है पैरासीटामॉल में भी। कहने का मतलब है, सबसे ज़्यादा जो डिफ़िकल्ट बात है ना, जो इसमें मेडिसिन में है, वो ये है कि जिस पे हम ऑपरेट कर रहे हैं वो एकदम यूनिक पर्सनालिटी है। आपका अगर जुड़वा भी होता, उस जुड़वा के आइरिस स्कैन और आपके थंब प्रिंट्स अलग होते, बायोमेट्रिक्स अलग होती। कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से आप रिस्पॉन्ड करेंगे किसी चीज़ को, और दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है इस दुनिया में। सो दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये है, मैं वो कर सकता हूँ जो 100 पेशेंट में काम किया हो। मुझे ऐसे लगता हो कि वो 100 पेशेंट में काम कर चुका है तो 101 में भी कर सकता है, बट पैरासीटामॉल से भी किसी की जान जा सकती है। दिस इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। ये बहुत सारे लोग समझते नहीं हैं कि फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स क्या होती है। आपने नहीं, बट मशीन, कन्विंस भी तो आप ही करते हो ना कि चलेगा। आप समझ नहीं नहीं, नहीं मैं रहे। दो हाँ दो अलग हाँ अलग हाँ। चीज़ हैं, दो अलग अलग चीज़ हैं। क्या मैं ये कह रहा हूँ, आपने मुझे पूछा क्या डॉक्टर नहीं उसको, नहीं, आई एम नॉट सेइंग दैट, आई थिंक यू ऑलरेडी आंसर्ड दैट क्वेश्चन, इट वाज वेरी गुड आंसर। मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि इस बात की थॉट भी तो आप ही डालते हो ना लोगों के मन में कि भाई मेडिकल साइंस इज द बेस्ट सोल्यूशन एवर, बिलीव इन इट। मेडिकल उदाहरण उदाहरण साइंस। उदाहरण के लिए, मैं खुद गया हूँ कई डॉक्टरों के पास, जैसे ही मैं उनसे कहता हूँ कि अरे एक आयुर्वेद वाले ने लिखा था वो देख लीजिए, करवा लीजिए आयुर्वेद वाला, हम नहीं रिकमेंड करते, देख लीजिएगा, देयर इज अ फीलिंग ऑफ डिसगस्ट about any other way of treating apart from medical sciences, right? There is a feeling of disgust to other ideas of treating a human being, believe me, I have tried it myself.
तो जब फीलिंग ऑफ डिस्गस्ट और आप बार बार कह रहे हो वी आर द बेस्ट, फॉर एग्जांपल अ जज टेल्स रामदेव महाराज, नहीं, मुझे रिस्पॉन्ड करना है इस पर। हाँ ऑब्वियसली मैं एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ, आप, लेकिन क्या होगा a आप judge tells Ramdev ji that because of some of your medicine or something is written is not wrong or not right, he says that I will rip you apart. But Ramdev was promoting Ayurveda, and doctors, medical science is disgusted by Ayurveda the way they response. I'm not saying that naturally पता नहीं वो यूज़ करते हैं नहीं करते, I have no idea. बट जब आप उनको किसी डॉक्टर को बोलते हो डॉक्टर साहब ये हमने ये भी ट्राई करा है, हमने बकरी का दूध भी ट्राई करा हाइपोथेटिकली, तो डॉक्टर्स लाइक देख लो भाई तुम्हारी वो है जो हम लिख रहे हैं ये वाला करिए बाकी तुम्हारी मर्जी है. Why do they show this disgust? And it is also visible to the court as well, as Xavier's example of Ramdev ji. आयुर्वेदा कितने सालों से है? 5000 साल से कम से कम. 5000 साल से है, राइट? 5000 साल से है। और 1947 में जब हिंदुस्तान को उसकी आज़ादी, हमें अपनी आज़ादी मिली थी, तो व्हाट वाज द एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी उस वक्त? डिबेटेबल है, 37 ईयर्स थी बट डिबेटेबल है वो. ठीक है, बट 37 मान के चलते हैं, गवर्नमेंट आंकड़े ये इट इज दिखाते हैं। ऑल्सो डिबेटेबल बिकॉज यू नो द गोराज वो उनका क्या पैरामीटर था नोबडी नोज, उनका किस पैरामीटर उन्होंने नापा था, बट हाँ जो सरकारी थे वो 37 साल थी. 37 साल एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। आज की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है? 64 फॉर इंडिया. 64, बट आई थिंक दैट इज मिसलीडिंग। हम जैसे जो लोग हैं, जो मिडिल क्लास एंड अपर मिडिल क्लास हैं, उनमें शायद एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 82 वर्ष के आसपास होगी, अच्छा. सरकारी आंकड़े हैं। तो आपको क्या लगता है, 37 थी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, जब हमें आज़ादी मिली तब एक इंसान, एक एवरेज इंसान 37 वर्ष तक जीता था। आज पकड़ लीजिए, एवरेज लेके बोलते हैं 74 वर्ष तक जीता है, तो 70 साल से ज़्यादा हो चुका है आज़ादी को। और इंसान जो एक पर्टिकुलर उम्र तक तब जीते थे, अब वो 2x जीने लग गए हैं। I don't agree with you, but go ahead, make your point. सो द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज दैट आयुर्वेदा 5000 वर्ष से है। क्या मैंने आयुर्वेदा इस्तेमाल किया है अपने परिवार में? आंसर इज यस। मेरे फादर को लंग कैंसर से मेरे फादर की डेथ हो गई। मेरे फादर तभी कीमो ले रहे थे। मेरे फादर जब कीमो ले रहे थे तो क्या उन्होंने आयुर्वेदा कोशिश करी हुई है? हाँ। क्या मैं उसके पक्ष में था? नहीं। क्या मैं, वो भी एंटी सर्जन थे, तो क्या मैं इसके पक्ष में था कि वो आयुर्वेदा कोशिश करे? नहीं। बट क्या उन्होंने आयुर्वेद कोशिश की? जी। क्यों? क्योंकि माँ मेरी चाहती थी कि आयुर्वेद दिया जाए उनको, हमने आयुर्वेद दिया उनको, राइट? उनकी जब फाइनली डेथ हुई, तो लंग कैंसर, मल्टीपल ऑर्गन डिजीज, 2-2.5 साल वो जिए। अल्टीमेटली जब डेथ हुई, हेपेटोरीनल सिंड्रोम से डेथ हुई। कहने का मतलब है कि उनके किडनीज और उनके लिवर काम करना उन्होंने बंद कर दिया था। ये बहुत कॉमन होता है हेपेटोरीनल सिंड्रोम उन सब चीज़ों में जहाँ पे हैवी मेटल्स होते हैं, आर्सेनिक, मर्क्यूरी, ये सब। तो क्या ये हो सकता है कि आयुर्वेदा में हाई अमाउंट्स ऑफ आर्सेनिक और मर्क्यूरी रहने की वजह से फाइनली उनकी डेथ हुई हो सकता है। क्या मुझे बुरा लगता है कि उन्होंने आयुर्वेदा लिया? नॉट एट ऑल। मैं सिर्फ ये सोचता हूँ कि इंसान, तो मैं दो पक्ष में खुद को बांटता हूँ। एक डॉक्टर, बट अपने बाप का बेटा भी। जब मेरे पिताजी को कैंसर हुआ था, मैं हर कुछ कोशिश करने को तैयार था, चाहे वो गौमूत्र हो, चाहे वो कुछ और हो। मैं डॉक्टर हूँ पर मुझे कोशिश करनी थी क्योंकि पापा मेरे एक ही हैं, राइट? अंत में जब उनकी मौत हुई हेपेटोरीनल सिंड्रोम से, मैंने खुद को ज़रूर पूछा कि डिड आई डू माई जॉब एज अ डॉक्टर प्रॉपरली? शुड आई हैव, मेरे इमोशंस जो थे बेटे होने के, क्या मुझे उसको रोक कर अपने सेरेब्रल कॉर्टेक्स से, अपने मस्तिष्क से काम लेना चाहिए था? और क्या मुझे वो चीज़ रोकनी चाहिए थी? क्या मैं आयुर्वेदा के Had he खिलाफ हूँ? survived with chemo? He survived with chemo. Had he survived more than the years he survived overall? क्या उनकी जिंदगी और बढ़ सकती थी कीमो के बाद? कीमो अगर से ही वो बची। यूज ही नहीं करते, नहीं जाते, क्या वो ज्यादा जीते? तो 2008 में जब मेरे फादर का कैंसर डिटेक्ट हुआ, उनके पास ऑलरेडी 4 ऑर्गन डिजीज था। लंग कैंसर थी जो लिवर में स्प्रेड हो चुकी थी, बोन्स में, और ब्रेन तक स्प्रेड हो चुका था। उस वक्त ऐसे हमें लगा कि 6 महीने भी वो जिएंगे नहीं। हम लोगों ने एक फेज 4 ट्रायल में जो मेडिसिन थी, उस वक्त मैं MD एंडरसन कैंसर सेंटर में था। पर एक्सक्यूज मी, 6 महीने का टाइम भी किसी डॉक्टर ने दिया होगा कि 6 महीने नहीं जिएंगे वो, राइट? तो डॉक्टर्स कहाँ से ये टाइम देते हैं? कहाँ से देते हैं? डॉक्टर्स देते हैं ये टाइम बाय लुकिंग एट अदर पेशेंट्स जिनको सेम टाइप की डिजीज हो। अगर स्टेज 4 इस तरह की कैंसर में दुनिया भर की डेटा पब्लिश होगी, वो डेटा से एविडेंस निकलता है। क्या कोई डॉक्टर जानता है कि वो 6 महीने रहेगा? नहीं। वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोबेबिलिटी, ऑड्स रेशियो की बात हो रही है। ऑड्स रेशियो का मतलब है कि अगर 100 पेशेंट ऐसे हों, 98% ऑफ द पेशेंट्स 6 महीने में उनकी मौत हो जाएगी। एंड व्हाट आर द चांसेस? नहीं, मुझे एक सेकंड, मुझे रिस्पॉन्ड करने दीजिए। सो 98% पेशेंट्स उस वक्त 6 महीने ही जी सकते हैं। क्या मेरे पापा आउटलायर हो सकते थे? शायद हाँ।
बट मैंने जब डेटा देखा तो मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे फादर शायद 6 महीने भी नहीं जी पाएंगे। मैं यूएस में था उस वक्त, ऐसे चल रहा था शायद मैं यूएस सिटीजनशिप भी ले लेता, राइट। मैं लिटरली 48 घंटे में जब उनका कैंसर डिटेक्ट हुआ मैं यूएस छोड़ के वापस इंडिया आ गया, क्योंकि मुझे पता नहीं था पापा के साथ कितना वक्त था। हमने एक स्टेज 4 मेडिसिन जो उस वक्त एमडी एंडरसन कैंसर सेंटर जहाँ पे मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हुआ करता था, वहाँ पे जो रिसर्च हो रहा था वो हमने उनमें स्टार्ट की। अल्टीमेटली मेरे पापा कैंसर फ्री हो गए, कैंसर मुक्त हो गए 6 महीने में। फिर वो और 2.5-3 साल जिए। अल्टीमेटली 2011 में उनका देहांत हुआ, पर मैं जानता नहीं था वो आउटलायर रहेंगे। तो मैं अगर मेरे फादर से बात करता या मैं किसी पेशेंट से बात करता तो मैं यही कहता कि 98% चांस है आप 6 महीने बाद हमारे बीच में नहीं रहेंगे। मुझे ये डेटा कहाँ से मिल रहा है? मुझे ये डेटा मिल रहा है कि बाकी लोगों के साथ क्या हुआ है। ज़रूरी नहीं है उनके साथ ये हो, और मुझे पता भी नहीं है। ये तो सिर्फ उनको ही पता है, ऊपर वाले को ही पता है कि कौन कितने दिन जीने वाला है। बट दिस इज द वे दैट वी रीच कंक्लूजन्स बेस्ड ऑन डेटा। ओके, तो अगेन वी डोंट वांट टू मेक इट कैंसर रिलेटेड, करेक्ट। मेरा सिर्फ ये कहना है कि जो ये स्टडीज और ये डेटा आते हैं, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु हैव प्रूव्ड दैट द बिग फार्मा दे पे to publish studies according to their plan, so they can push whatever they want to push, and a lot of time it's a lot of shit which they push. Big pharma मेनली फाइजर के ऊपर बहुत आरोप लगे हैं, जो कि बहुत सारे सही भी निकल नोवो नॉर्डिस्क पे भी लग रहे हैं अभी, ओजेम्पिक वगैरह को लेके। अच्छा, ओजेम्पिक तो चलो मान लेते हैं, आई एम श्योर दैट कि वो कैंसर को ठीक करने की गारंटी नहीं रहे। जैसे फाइजर का अभी तक एक भी ऐसा सोल्यूशन नहीं जो परमानेंट हो। वो क्या है, प्रोलॉन्ग कर रहा है बस कि और दवाएं खाइए और अब ज़्यादा दिन। इसमें मैं रिस्पॉन्ड करूंगा जी। मैं बिग फार्मा के फॉर नहीं हूँ। मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि फाइजर को आप कुछ भी कहें और फाइजर कुछ भी मतलब मैं खुद बिग फार्मा को लेके परेशान हूँ। मैं खुद इस चीज़ को लेके परेशान हूँ कि अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन आज बैठ के सोचता है कि हाइपरटेंशन की जो गाइडलाइंस है, कहाँ पे हमें किसी को बोलना चाहिए कि उसको ब्लड प्रेशर है, वो गाइडलाइंस भी चेंज हो सकती हैं। कैंसर इटसेल्फ ट्रीट नहीं हो सकती है। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो ट्रीट नहीं हो सकती हैं। अगर डायबिटीज़ भी मैं ट्रीट कर रहा हूँ, मैं वैसे डायबिटीज़ ट्रीट नहीं करता हूँ, लेकिन अगर कोई पेशेंट डायबिटीज़ लेके आता हो तो मैंने अपने पेशेंट्स को ये कहा है, हम डॉक्टर्स फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन मतलब ड्रग्स लेके सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं डिजीज़, राइट। ट्रीटमेंट अगर आपको चाहिए तो राइट जाके लेफ्ट मुड़िएगा, वहाँ पे मंदिर है, वहाँ पे जाके आप दुआ कर लीजिए। कहने का मतलब ये है, डॉक्टर्स कैन नॉट ट्रीट डिजीज़, डॉक्टर्स कैन ओनली कंट्रोल डिजीज़। अगर आपको ब्लड शुगर है तो आपकी जेनेटिक्स इज़ वन ऑफ द मेजर रीजंस आपको ब्लड शुगर है। मैंने अगर आपको आज टैबलेट दी हुई है, लड़ाई इन सम केस जेनेटिक डिजीजेस में किसके साथ है? कुदरत के साथ। अब अगर कुदरत के साथ लड़ाई है, अपने खुद के सेल्स के साथ लड़ाई है, ऑब्वियसली कुदरत की जीत होगी, अनलेस यू फाइट एवरी डे। अगर आपने डायबिटीज की मेडिसिन रेगुलरली ली तो 20 साल में, अगर 20 साल की उम्र के थे दो ट्विंस, एक ने डायबिटीज की दवाई ली और HbA1c को कंट्रोल में रखा, वो 100 साल तक भी जी सकता है। दूसरे वाले ने बिल्कुल दवाइयां नहीं ली, वो 40 तक डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगी। अब जब कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगी, डॉक्टर उसमें कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि एंड ऑर्गन डैमेज हो चुका है, किडनीज डैमेज हो चुके हैं, रेटिना डैमेज हो चुका है, उसको भी बचाया नहीं जा सकता है। सो बेसिकली कैंसर में आप जब कह रहे हैं ना कि लाइफ को प्रोलॉन्ग करने की, प्रोलॉन्ग ही कर सकते हैं। मुझे पता था कि मेरे फादर के साथ जब हमने फेज 4 मेडिकेशन कुछ नया ट्राई किया और वो कैंसर फ्री हो गए, इसका मतलब ये नहीं है कि हम जंग जीत गए। इसका मतलब यह है कि 6 महीने जो उनकी एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी उससे ज़्यादा वो जिएंगे, और जिए भी वो 3 साल। 24 कीमोथेरेपी के साइकिल्स हुए, वो प्रोलॉन्ग ही करते चले गए लाइफ को। अगर मैं उनको छोड़ देता शायद वो 6 महीने वाली बात पूरी हो जाती। मैंने उनको नहीं छोड़ा तो वो 3 साल जी गए। वो 2.5 साल जो मुझे मिले वो ट्रीटमेंट की वजह से मिले। मैं ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि वो दवाई लेने की वजह से वो पूरी तरह बच जाएंगे। पर इस बात की गारंटी कौन देगा कि मतलब कि भाई जैसे किसी को 6 महीने मिले हाइपोथेटिकली, तो उसको 6 महीने ही रहेगा या 3 साल जाएगा? कि इसके कितने चांसेस भी हो सकते हैं कि वो बिना किसी कीमो के, बिना किसी चीज़ के भी 6 साल, 3 साल चला गया, क्योंकि नोबडी हैव ट्राइड। जो ट्राई करेंगे वो बताएंगे कि वो कहाँ तक पहुँचा। रशिया ने एक सो कॉल्ड क्लेम करा है। मैं इसको रिस्पॉन्ड करूँ, किसको? जो आपने अभी बताया। हाँ। सो गारंटी और वारंटी किसी हेल्थ केयर के सब्जेक्ट में हो ही नहीं सकती है, क्योंकि आपको अगर डायबिटीज़ है और आपके भाई को डायबिटीज़ है, ज़रूरी नहीं है कि वो डायबिटीज़ जो आपके भाई आप में। जो जवाब दे रहे हैं लगातार ना, उसमें आप कहीं ये नहीं बोल रहे हैं कि हम डॉक्टर्स पेशेंट को ये बताते रहते हैं। नहीं, डॉक्टर हमेशा पेशेंट से मिनिमम बात करता है, चाहे वो प्राइवेट का हो चाहे सरकारी हो, और वो हमेशा मिनिमम बात करता है और ऐसी ही बातें करता है कि आप कुर्सी पे आप जैसे लोग ढेर हो गए। मोस्ट ऑफ देम डू इट। वो कभी नहीं एक्सप्लेन करते कि सर देखो ऐसा है ना कि ये दवा इतने लोगों पे काम कर चुकी है, मैं आप पे भी ट्राई कर रहा हूँ, करूँगा, और ऐसे नहीं ऐसे हो जाएगा। ये आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, दे डोंट। इट माइट बी बिकॉज 100 पेशेंट आ रहे हैं, इट माइट बी बिकॉज बहुत प्रेशर है हॉस्पिटल का, इट माइट बी फॉर एन नंबर ऑफ रीजंस, बट डॉक्टर्स डू नॉट। जैसे कि एक डॉक्टर GC वैष्णव साहब हैं,
जो मेरे डॉक्टर हैं, फैमिली डॉक्टर हैं। अब वो क्या करते हैं, वो भैया बैठते हैं आधा घंटा एक पेशेंट के साथ बैठते हैं, चाहे कितनी भी लाइन लगे रही, ही डजंट केयर। अब उनके साथ वो बताते रहते हैं ये हुआ है तुम्हें, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें वैसा करना चाहिए, तुम्हें एक्सरसाइज करनी चाहिए, तुम्हें ये नहीं खाना चाहिए, ये खाना चाहिए। तो वो अलग है उनका तरीका। तो मैं ये कह रहा हूँ हर डॉक्टर नहीं बताता, मोस्ट ऑफ देम नहीं बताते, ये कह रहा हूँ मैं आपसे। 100% मोस्ट ऑफ द लोग नहीं बताते हैं, मोस्ट ऑफ द लोग अच्छे नहीं होते हैं, मोस्ट ऑफ द लोग चोर होते हैं। ये डॉक्टर्स के लिए सच नहीं है, ये तो समाज की प्रॉब्लम है। सोसाइटी में लाइफ एंड डेथ को जो हैंडल करे उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। कांट कंपेयर देम विद चोर्स। बट सोसाइटी में लाइफ एंड डेथ के साथ जो डील करते हैं, वो कॉन्ट्रैक्टर भी डील कर रहा है जो वो ब्रिज बना रहा है, हाँ हाँ, वो इंजीनियर भी डील कर रहा है जो पैसे खा रहा है ब्रिज बनाने के लिए, वो नेता भी डील कर रहा है जो बेसिकली अपना काम बट ठीक हम से उसको नहीं कर ऑलरेडी रहा। गाली दे रहे हैं ना। आपको कहाँ बोल रहे हैं, आपको आप तो भगवान का रूप है सो कॉल्ड। यही तो भाई उसको तो हम बार बार बोल रहे हैं ना कि कॉन्ट्रैक्टर चोर है। तो यही तो हम पॉलिटिशियन को रोज गाली देते हैं, आप लोग कोई कुछ नहीं बोलता भाई। यही तो अभी यही रिसेंटली 3 आतंकवादी मिले डॉक्टर्स, वी ऑल आर सरप्राइज, सीरियसली डॉक्टर आतंकवादी हो सकता है? लाइक वी ऑल आर सरप्राइज्ड राइट कि डॉक्टर एमबीबीएस करके पागल वागल है क्या? अभी कोई नॉर्मल बंदा होता हाँ हाँ, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर होता तो भी इजीली, इंजीनियर होता तब भी बोलते हैं हाँ चलो अच्छा आतंकवादी है। Everyone would have been, it would have been very easy for us to say कि आतंकवादी है, बिग डील, प्रोफेसर भी चलेगा। दिल्ली वाले में प्रोफेसर ही पकड़ा गया था। डॉक्टर के पकड़े जाने होता है, इसको जान बचाने की ट्रेनिंग मिली थी, मार कैसे रहा है लोगों को? तो और you are- मुझे तो ये बहुत ही ज़्यादा अचंभा हुआ मैंने जब ये सुना। एक टाइम था हम डॉक्टर जब बने थे तो जान बचाने के लिए बने थे, और कोई ऐसा डॉक्टर है जो बेसिकली गाड़ी चला के किसी को मारने की कोशिश करे, ऐसे डॉक्टर से तो डरना ही चाहिए, क्योंकि अगर उसके मन में इतना जहर भरा हुआ है, हो सकता है कि कल वो देख के कि मैं हिंदू हूँ वो मेरे नस में भी पॉइजन डाल देता। जो बेसिकली गाड़ी चलाते हुए इस तरह से लोगों को मारना चाहे, उसे तो जिंदा रहने का कोई हक ही नहीं होना चाहिए। और ऐसे भी अगर हम जितना मैं समझता हूँ लॉ को, इंडियन पीनल कोड में हम देखें, जो रेप करे कोई नज़दीकी रिश्तेदार, या फिर जो रेप करे या फिर जो किसी को हानि पहुंचाए एज इन अ प्लेस ऑफ ट्रस्ट जो आप बोल रहे हैं, उनको तो ज़्यादा सज़ा मिलनी चाहिए। सो इट इज़ एब्सोल्युटली शॉकिंग कि ऐसे भी हो सकता है। बट इट ब्रिंग्स मी बैक, मैंने जो पहले कहा वो भी, डॉक्टर भी दुनिया के लोगों में से ही आ रहे हैं। डॉक्टरों की पैदाइश मार्स पे नहीं हुई थी, मंगल पे नहीं जन्म लिया था उन्होंने। क्योंकि उन्होंने मंगल पे जन्म नहीं लिया था और वो श्रीनगर में ही पढ़ रहे थे, दे आर ऑल्सो सब्जेक्ट टू द सेम थॉट प्रोसेसेस जो वहाँ पे रही होंगी। उनको भी उसी तरह से आप ब्रेन वॉश कर सकते हैं शायद, क्योंकि जैसे आप दूसरों को ब्रेन वॉश करते हैं। सो यही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यही है कि हमारे इन जनरल सोसाइटी में जो क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स है वो उसका पतन हुआ है, और वही पतन मेडिसिन में भी दिखाई दे रहा है, चाहे वो टेररिस्ट बने चाहे वो कहीं पे I भी बने। agree, I agree. तो दोस्तों जब भी आपको दिमाग में डॉक्टर भगवान का रूप है तो थोड़ा रुक जाना, बोलना नहीं हमारे जैसा ही है, गलती भी कर सकता है। अलाउ हिम टू मेक अ मिस्टेक इवन इफ इट कैन बी विद योर लाइफ। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मुझे ये कहना है कि जिम्मेदारी आपके ज़िंदगी के लिए आपके खुद की है। अगर आप इंसान है, हिंदुस्तानी है, वो रिसर्च करेगा भाई, जब कैमरा खरीदनी हो वो रिसर्च करेगा, कितना बहुत ज़्यादा रिसर्च करेगा, उसको सब स्पेक्स पता होंगे अपने कैंसर के। लेकिन जब उसको ट्रीटमेंट लेनी हो, कोविड से ट्रीटमेंट ले रही हो, तो वो क्या कर रहा है भाई, थाली पीट रहा है, नहीं तो फिर वो मिर्ची बना के पानी में लेके वो उसके गुट लिए जा रहा है। थोड़ा सा अपने हेल्थ के बारे में भी सोच लो। मुझे तो मजाक लगता है, लोग आते हैं आके पूछते हैं सर आपने जो ये दिया ना, इसमें साइड इफेक्ट्स तो नहीं है ये दवाई में? भाई तुम 125 किलो के हो, है ना? बाहर जो रगड़ा पैटीज खा रहे थे वो भी देख लेते। वहाँ जो रगड़ा पैटीज वाला था वो खुजा रहा था यहाँ पे, उसके बाद उसने बनाया, वही आपको अच्छा लगा, उसी की वजह से आप खा रहे हो, तब आपको साइड इफेक्ट के बारे में नहीं सोचने का मौका मिला। अचानक जब दवाई लेने का मौका आया तो भैया ये साइड इफेक्ट, मैं तो जी भैया एकदम नेचुरल जीता हूँ। नेचुरल तो जीते हो क्योंकि वो जब खुजा रहा था आप वही खा रहे हो, एकदम नेचुरल वाली बात आप कर रहे हो। लेकिन आप अपने हेल्थ के बारे में अगर फिक्र नहीं कर रहे हो, मैं अगर कैमरा के बारे में खुद नहीं फिक्र कर रहा हूं और मैं दुकान वाले पे रिलाई कर रहा हूं जिसकी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, फिर मैं कहां पे कैमरा ठीक से खरीद The रहा same thing is blamed on you, right? There is a conflict of interest हूं? ओके, of the doctors to make sure that the patient is sick. Don't you think? I don't think. conflict of interest है। I तो don't बीमारी नहीं पड़ेगा तो पैसा कहाँ से आएगा? तो पैसा हर कोई कमाना अब चाहता जैसे है। जैसे दुकान वाले का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आपने बोल दिया, लेकिन जैसे ही डॉक्टरों का बोलो, मेडिकल इंडस्ट्री का बोलो, लोग बुरा मान जाते हैं कि क्या बात कर रहे हैं, ऐसे थोड़ा होता है। नॉट एट ऑल, मुझे भी ऐसे नहीं लगता कि ऐसे बिल्कुल होता है। तो मेरे पास इनफ पेशेंट्स है ना भाई। सुशील जी जब आएंगे अपनी नाक को ठीक करवाने मेरे पास, वो और 4 लोग भी लेके आएंगे। नहीं, वहाँ मैं पे क्या industry की मैं बात उनके नाक को ही खराब करके वही रिपेयर करता रहूंगा जिंदगी भर? मतलब एक ही पेशेंट को मैं ठीक करता रहूंगा, वो कैसे चलेगा? सो मैं अगर कोई बुखार के लिए आए तो मैं ऐसे करूं कि वो ट्रीट ही ना हो, ताकि वो एक ही बुखार वाले पेशेंट को मैं जिंदगी भर ट्रीट करता रहूं। या फिर मैं ऐसे सोचूं कि इनको अगर मैं जल्दी ठीक कर दूं, हो सकता है और 5 पेशेंट को वो भी भेजें। Maybe you think like that, maybe. Maybe I अच्छे think लोगों like को, that. अच्छे लोगों की बहुत कमी हो गई समाज में, अभी भी आपने एक्सेप्ट किया। Maybe I think like that. Maybe there are some more people who think like that. तो मैं कहता हूँ anecdotal evidence.
एनेक्डोटल एविडेंस का ये मतलब है, मैं पॉडकास्ट करने गया, सुशील जी बहुत बेबाक बात करते हैं, बड़ी सटीक बात करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक जो पॉडकास्टर है वो अच्छा काम कर रहा हो। ऐसे भी पॉडकास्टर हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, जो बहुत गलत गलत चीज बोल के चले गए। सो बेसिकली एक आदमी को देख के हम ये सोचें कि पूरा समाज ही ऐसे होगा, ये गलत है। वेदर इट इज फॉर अ पॉलिटिशियन, वेदर इट इज फॉर अ कॉन्ट्रैक्टर, वेदर इट इज फॉर, और हम हर कोई, वी आर ऑल गिल्टी ऑफ दिस। हम कोशिश करते हैं कि लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर पर आदमी को उतार देते हैं। ये जी यूपी के हैं, ये ऐसे ही होंगे, वो जी केरलाइट हैं तो वो ऐसे ही होंगे, गुजराती है ना धंधा ही सोचता होगा। बट बुक तो आपने लिखी ना सर, ये जो किताब है ये आप कह रहे हो कि नहीं हम मर्डरर्स नहीं हैं। जब आप कह रहे हो हम मर्डरर्स नहीं हैं तो पूछना पड़ेगा ना कि भाई प्रूव करिए कैसे नहीं है आप 100%। तो मैं यही कहूंगा कि अगर अगर हम मर्डरर्स हैं हाँ तो फिर तो हमने, मतलब यहाँ पे शायद हिंदुस्तान में नसबंदी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि हो सकता है कि हमने ही बहुत सारे लोग कम कर दिए होते हैं हमारी आबादी में से। एक तरह से हम कहते हैं कि हिंदुस्तान की हेल्थ केयर जो है वो दुनिया के बेस्ट में से है। एक तरह से हम कहते हैं कि 37 वर्ष थे हम, आयु हमारी होती थी जब हमें आज़ादी मिली, वो आज 74 की है। दैट वाज बिकॉज ऑफ, मुझे अभी भी याद है दैट 37 वर्ष वो इन्फेंटिसाइड्स बहुत हो रहे थे बिकॉज ऑफ द किड्स। फॉर एग्जांपल माय मदर शी प्रोड्यूस्ड 9 बेबीज, जिसमें से 7 सर्वाइव हुए, 2 मर गए। तो इस प्रकार से वो मैं बात कर रहा हूँ अभी की, मतलब 80s 90s की। इसी प्रकार से 47 में तो इन्फेंटिसाइड्स बहुत ज़्यादा थे, तो इसलिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी खत्म, बहुत नीचे आ गई थी। दोनों अलग अलग हैं। इन्फेंटिसाइड मतलब बेसिकली हम बच्चे को जानबूझ के मार रहे हो। अच्छा, आई अपोलोजाइज देन। हाँ, हाँ, तो I इन्फेंटिसाइड apologize, मतलब हाँ, फीमेल इन्फेंटिसाइड, हाँ, लड़की है इसलिए हमने मार हाँ, दिया हाँ, पेट में। हाँ, वो इन्फेंट भी होता था। इन्फेंट हाँ, बिल्कुल, हाँ, वो अभी भी वो हो भी रहा है होता अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी जगहों में। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को रिड्यूस करने में मॉडर्न मेडिसिन का बहुत बड़ा बिल्कुल है, I agree, योग रहा है। I- सिमिलरली कम्युनिकेबल डिजीजेस, इन्फेक्शंस जो हैं, जो हम स्वच्छ भारत की बात कर रहे हैं, मोदी जी जब आए तो उन्होंने स्वच्छ भारत के झंडे को क्यों उठाया? क्योंकि स्वच्छ अगर रहेंगे, अगर हम जिस हाथ से धो रहे हैं उसी हाथ से नहीं खाएंगे और धो के खाएंगे, इट विल रिड्यूस अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ द डिजीज। बट ये अंडरस्टैंडिंग कहाँ से आई? जब हमने माइक्रोबायोलॉजी पढ़ना शुरू किया, तब हमने रियलाइज किया, जब पैस्टर जेनर ये सब लोग आए तो उन्होंने रियलाइज किया कि देयर आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर कॉजिंग डेथ। ये अंडरस्टैंडिंग भी तो मॉडर्न मेडिसिन की वजह से ही आई है। ये मॉडर्न, नहीं, मैं ठीक है, आई एग्री, मैं मना कि आपको क्या लगता है, मैं सीधे कह रहा हूँ कि कोई मॉडर्न मेडिसिन ने कुछ अच्छा नहीं किया, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि किसी चीज़ ने कुछ अच्छा किया, वो जेन्युइनली बहुत अच्छे रिजल्ट दिए, अब वो कह रहा है कि दिस इज़ माई टाइम टू रीप द बेनिफिट्स। तो अब वो नेक्स्ट लेवल पे चला गया है, जैसे कि कोई भी इंडस्ट्री करती है, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ऑफ अमेरिका, पहले बहुत अच्छा लड़ाई, बहुत अच्छे हथियार बनाए, अब उनको लगता है लड़ाई होते रहनी चाहिए, वरना वहाँ फ़ायदा कहाँ से होगा। इसी प्रकार से मुझे लगता है बीमार लोग होने चाहिए, तभी मैं बिग फार्मा के रूप में पैसे बनाऊंगा, तभी मैं बड़े डॉक्टर के रूप में पैसे बनाऊंगा, अदरवाइज तो सब ठीक ही हो जाएंगे, फायदा क्या है। नहीं, बिग फार्मा पैसे बना रही है, बट आपको ये क्यों लगता है कि उससे डॉक्टर्स को फायदा हो रहा है? बिग फार्मा, सो बेसिकली आपने अगर पर अभी, लिख तो आप ही रहे ना दवाइयाँ वो। एक सेकंड हाँ, मैं आता हूँ, दो स्टेप्स में डिवाइड करते हैं। जब आप बेसिकली बिल देखते हैं, आपने हॉस्पिटल के बिल्स देखे होंगे, उसमें आप देखोगे हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं मुंबई वाले, उसमें जब सर्जन फीस होते हैं वो 10-15% होते हैं। ट्रू। तो 100 रुपए का अगर बिल है, 15 रुपए डॉक्टर्स के नाम पे होता है, वो 15 रुपए में से भी डॉक्टर को 40% मिल रहा होता है। तो डॉक्टर 6 रुपए कमा रहा है हर 100 रुपए के बिल में। तो अगर कल एयरलाइन की टिकट्स महंगी होने लग जाए, मुझे जाके पायलट को फिर धो देना चाहिए? नहीं, बट मैं बात तो वही है, नहीं, पर मैं जो बता रहा हूँ, इंडस्ट्री जो चला रहा है। ट्रू, पर मैं आपको उसके पीछे रोक रहा हूँ ना, वहीं पे, यहीं पे रुकिए ना आप। डॉक्टर ने ही मुझे बोला ये करो, तभी जाके इंडस्ट्री इतने पैसे गए, दैट्स द प्रॉब्लम। डॉक्टर इज राइटिंग द थिंग। अब अगर ही इज द डॉक्टर, वन हु इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फॉर मी। आई एग्री, फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ने मुझे बोला जाके टेस्ट करवा ले, हाइपोथेटिकली जा ये कर ले वो कर ले, जो मैंने करता गया। अब जो बिल आया है उसमें डॉक्टर को 40% मिला है, आई अंडरस्टैंड, मना नहीं करूंगा, ट्रू। सो 40% नहीं, हाँ, 6%। जो भी मिला उसको, हाँ। तो मैं कोका कोला के लिए काम करता हूँ, या फिर मैं किसी ऐसे चीज़ के लिए काम करता हूँ जो मुझे पता है हेल्थ के लिए हानिकारक है, मैं सेल्स में हूँ, मैं बेचूंगा नहीं, मुझे घर नहीं चलाना। क्या मुझे ये कहना चाहिए फिर जाके हर किसी के पास कि नहीं आप कोका कोला मत पीजिए, मैं तो जी बेचने आया हूं, लेकिन फिर मैं आपके भले के लिए कह रहा हूं आप मत पीजिए ये? दिस इज नॉट पॉसिबल सुशील जी। यू हैव टू अंडरस्टैंड ह्यूमन बींग्स आर सब्जेक्ट टू वेरियस पुल्स एंड प्रेशर्स। अगर मैं एक हॉस्पिटल में काम कर रहा हूं, मुझे एक सैलरी दी जा रही है, वो मुझे कह रहे हैं ये करने के लिए, हर किसी में वो बेबाकपन नहीं है जो आप में और मुझ में होगी कि हम कहें कि हमें नहीं, काम ही आप नहीं में है, करना। आई एग्री। तो हम में और आप में वो बात हो सकती है, हर किसी में शायद ना हो वो वाली बात। मेरे कहने का मतलब है, अभी देखिए, अभी ये जो हुआ, एंड ये हर एक इंडस्ट्री में है, प्लेन टेक ऑफ होती है, 400 मीटर के बाद जाके एक जी मेडिकल कॉलेज में घुस जाती है, हाँ राइट? हाँ, और फनी पार्ट बताऊँ क्या है, हमारे इंडिया का मेडिकल कॉलेज बड़ौदा के नीचे नहीं गिरा, जैसे किसी और देश की 2 बड़ी बड़ी बिल्डिंग गिर पड़ी।
बिल्कुल। फनी पार्ट देखा, इतना बड़ा प्लेन टकराया और बिल्कुल फुल था, जैसे जो वहां पे कहा गया सेम चीज। कि बिल्डिंगें कैसे गिरी, हम्म। है ना, बिल्कुल फुल सब कुछ था। पर देखा हमारे हमारे आप कॉन्ट्रैक्टर गाली दे रहे थे अभी, अब देखो, हमारे कॉन्ट्रैक्टर महान है। हाँ हमारे कॉन्ट्रैक्टर मान है, काश वो पुले भी बना देते, मुंबई की सड़कें भी बना देते तो अच्छी बात होती, वही वाले कॉन्ट्रैक्टर। अगेन यू आर अटैकिंग सम वेरी बैड पीपल। नहीं ये तो आप हाइड कर देंगे ना, ये आप प्लीज हाइड करिएगा। मैं डॉक्टर्स आर नॉट मर्डरर्स के साथ साथ मैं मर्डर ना हो जाऊं। सो एनीवेज, तो वो जब प्लेन टेक ऑफ होती है, वो एक बिल्डिंग में, एक इमारत में घुस जाती है, पूरे सबूत भी नहीं आते हैं, कमीशन के पूरे रिपोर्ट्स भी नहीं आते, बट सोशल मीडिया पे ट्रेंड करने लगता है कि ये जो पायलट था ये बहुत डिप्रेस था, उसकी मदर की डेथ हो गई अरे थी। बाप रे, दैट वाज सच सिकनेस। मैंने Right? तो वीडियो बनाया उस तो मेरे मदर की डेथ हो जाती है, मेरे फादर की डेथ हो जाती है, तो मैं सोचूंगा कि चलो आज प्लेन को क्रैश कर देते हैं, तो सब लोगों को लेते हुए मैं जाता नहीं, हूँ। मैं ही मर जाऊंगा अब, इनको सबको निपटा देता हूँ। लाइक व्हाट काइंड ऑफ स्टुपिडिटी इज दैट? सो द स्टुपिडिटी इज दैट द एयरलाइन इंडस्ट्री इज सो स्ट्रॉन्ग कि वो इस तरह की चीजें, इस तरह की अफवाह भी फैला सकती है। आपको क्यों लगता है कि बिग फार्मा और बिग हॉस्पिटल्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है? अभी ऐसे हॉस्पिटल ग्रुप्स हैं इंडिया में, आपने एफडीआई अलाउ कर दिया है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बाहर के हॉस्पिटल ग्रुप्स आ रहे हैं जो 51% करके लेते जा रहे हैं। अब वो जब हॉस्पिटल्स को कंसोलिडेट करेंगे और जब ज्यादातर हॉस्पिटल्स उनके हो जाएंगे, तो डॉक्टर जिसने 13 साल ट्रेनिंग ली वो क्या करेगा? घर में गोटियां खेलेगा, क्योंकि उसके पास तो हॉस्पिटल ही नहीं होंगे काम करने के लिए। तब जब उसके ऊपर ये इकोनॉमिक लालछन लगाए जाएंगे, आपने जी क्यों सर्जरी करी, वो क्या करेगा? करता ना करता करेगा क्या? ये वाली बात है। आई एग्री, एब्सोल्युटली गुड पॉइंट। क्योंकि ये मुझे दिख रहा है कि हम धीरे धीरे अमेरिका को हर जगह घुसने की परमिशन दे रहे हैं, क्योंकि हमें ये दिखाना है कि अब हम 4 ट्रिलियन नहीं रह गए, हम 5 ट्रिलियन हो गए हैं। हु गिव्स अ फक? या आप 4 ट्रिलियन ही रहो ना यार, अपनी पब्लिक को खुश रख लो, दैट्स गुड इनफ। 4 ट्रिलियन पे ही रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और अमेरिका की हेल्थ सिस्टम को कॉपी करना, ये 2 सब- किताबें हैं, वो 2 वहां पढ़ी, अनअकाउंटेबल, ये पढ़ेंगे होश उड़ेगा कितना घटिया सिस्टम है उनका। अमेरिका का सिस्टम, मैं खुद अमेरिका में ट्रेंड हाँ, हूँ, मैं अमेरिकन बोर्ड सर्टिफाइड हूँ फेशियल कॉस्मेटिक सर्जरी में, हाँ, हाँ, मैंने वहाँ ट्रेनिंग करी हुई है, सो आई नो द सिस्टम। वो सिस्टम को आप यहाँ मत लेके आओ, वो जहर आप सब में मत घोलो जो कि इंश्योरेंस रन सिस्टम है। मुझे याद है मैं एमडी एंडरसन कैंसर सेंटर में था, तो हमने देखा जी एक स्क्वामस सेल कार्सिनोमा के पेशेंट, मतलब यहाँ पे कैंसर के पेशेंट, आप बताइए 3 साल में कितने सीटी स्कैन हुए होंगे? नो आइडिया, बट ज़्यादा ही होंगे, हम श्योर अमेरिका है तो। 22। अच्छा, 3 साल में, राइट? मेरे हिसाब से 3 साल में 22, मतलब हर साल आप एक करवाओगे ना, 19 ज़्यादा हो गए हैं फिर, है ना? क्योंकि सवाल क्या पूछा गया? कौन इसके पैसे भरेगा? द क्वेश्चन इज हु विल पे फॉर द सिटी स्कैन? और अगर पैसे इंश्योरेंस भर रहा है तो आई हैव अ सिटी स्कैन, इंडिकेशन फॉर डूइंग द सिटी स्कैन, आई हैव अ सिटी स्कैन। उस तरह के सिस्टम को मत बनाओ, डोंट मेक इट लाइक दिस, क्योंकि आप इतना कॉर्पोरेटाइज कर रहे हो पूरे चीज को, उसके बाद इसी तरह से चीजें हिंदुस्तान में भी होने लगेंगी। दैट इज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स। इंडस्ट्री खराब है, इंडस्ट्री में लोग खराब हो सकते हैं। आपको यह समझना पड़ेगा कि डॉक्टर सबसे विजिबल है, आपके सामने बैठा है, तो ये जरूरी नहीं है वो पूरी इंडस्ट्री चला रहा हो। हम भी शायद उतने ही मोहताज हो इंडस्ट्री के जितने आप बन चुके हैं। बट एज अ पब्लिक मुझे लगता है यू आर माई इक्वलाइजर, यू शुड बी फाइटिंग। नहीं हो सकता ऐसे। आप देखोगे हॉस्पिटल्स में इंस्टेड ऐसे, ऑफ उनके कॉज को आगे बढ़ाने के, पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर्स को ही लड़ना चाहिए। तो सुशील जी मैं आपको पूछूं, हाँ। 12th के बाद आप 5.5 साल MBBS करते हैं, फिर 3 साल MS करते हैं, फिर 3 साल आप MCH करते हैं और आप एक ऑन्को सर्जन बनते हैं, MCH ऑन्को सर्जरी करके। आपने ट्रेनिंग की है 11 साढ़े 11 साल, राइट? तब तक जब आप निकले 30 साल के आप हो चुके हैं। आपके दोस्त जो इंजीनियर बने थे वो 8 साल से कमा रहे हैं, सोच रहे हैं कब, कितनी देर पड़ेगा, कब निकलेगा तू, राइट? अब आपको 4-5 साल बन जाएंगे नाम बनाने के लिए, 35-36 साल। अब ऑन्को सर्जरी के पेशेंट्स तो आपके घर में बैठ के नहीं आने वाले भाई, सुपर स्पेशलाइज्ड है, तो आपको बड़े हॉस्पिटल में काम करना ही पड़ेगा, टर्शरी सेंटर में काम करना ही पड़ेगा। फिर आप काम करने जाते हो, वो कहते हैं कि आपकी तनख्वाह इतनी है लेकिन आपके पेशेंट्स नहीं आ रहे, कितने दिन हम आपको फ्री में खिलाते रहेंगे? आप करोगे क्या? आपको तो और जिंदगी में कुछ किसी ने सिखाया ही नहीं है, आप करोगे क्या? व्हाट विल यू डू? आप मुझे बताइए आप क्या करेंगे 13 साल की ट्रेनिंग के बाद? डॉक्टर नहीं बनूंगा। डॉक्टर तो मैं चाहता हूं कि मेरे घर में कोई ना बने। मैं तो एक्चुअली, मैंने मेरे घर पे जितने बच्चे हैं मैंने सबको बताया हुआ है कि भाई तुम्हें अगर बनना हो कुछ भी बन जाओ, डॉक्टर तो बिल्कुल नहीं बनना है। बिकॉज यही सब चीज़ें हैं, क्योंकि ये बहुत पर्सनल फील्ड है। पर्सनल फील्ड में मैं आपको पर्सनली इम्पैक्ट करता हूँ। इसके परिणाम अच्छे होते हैं जब ठीक हो जाए सब कुछ, इसके दुष्परिणाम भी उतने ही ज़्यादा होते हैं। इसलिए आप पर्सनली मुझसे नफरत करते हो, जो कि दूसरे और किसी प्रोफेशन में होता नहीं। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जब ब्रिज गिरती है वो इंजीनियर आपके सामने खड़ा नहीं है, आपको पता नहीं है कि वो पुल किसकी वजह से गिरा हुआ है। यहां पे जब किसी की मौत होती है तो मुझे दिख रहा है एक आदमी जिसको मैं टमाटर मार सकूं,
यही वाली बात है. Hey, people, doctors get killed as well, right? So a lot of डॉक्टर्स गेट किल्ड, राइनोप्लास्टी सर्जन्स ऑल ओवर द यूएस हैव गॉट किल्ड, राइट. पहले तो कोविड में हमने थालियां बजाई, फिर उसके बाद जब डॉक्टर कोविड में किसी को बचा नहीं पाए तो उनको बजाया. तो ये वाली कहानी है. दिस इज द थिंग. मैं जब डॉक्टर बन रहा था, मेरे फादर ईएनटी सर्जन थे, वो कह रहे हैं कि तुझे डॉक्टर क्यों बनना है, यू आर सो स्मार्ट, व्हाई डू यू वांट टू बी अ डॉक्टर. मुझे ये बताइए, इफ वी गेट टू अ स्टेज जहां पे जो बेस्ट हैं एकेडमिकली वो डॉक्टर नहीं बन रहे हों, क्या ये अच्छा होगा देश के लिए? आप ये भी तो कॉज एंड इफेक्ट भी तो समझिए. सोचिए ना, आपके पिताजी डॉक्टर हैं, उसके बाद पहली बार मैं सुन रहा हूँ कि इज आस्किंग यू क्यों बनना चाहते हो. वो तो फिर भी ठीक थे, मतलब वो बेचारे सिर्फ 4-5 डॉक्टर को लेके आए मुझे समझाने के लिए कि इसको बोलो डॉक्टर नहीं बने. अरे भाई साहब. मैं तो दूसरा हूँ. मैंने बोल रखा है घर पे जितने लोग हैं कि भाई तुम अगर डॉक्टर बनना चाहो हाँ. तो फिर पैसे तुम खुद भरना, मैं नहीं भरने वाला हूँ. बिकॉज मैं भरूं और फिर तुम्हें लोग गाली दे, मुझे भी लोग गाली दे तुमको डॉक्टर बनाने के लिए, क्यों बनना है ये सब, नहीं बनो. और ये हो रहा है. तो मेरे फादर इंडियन आर्मी ऑफिसर थे, राइट. उन्होंने 2 ही चीज़ कहा था जब मैं छोटा था, आर्मी में मत जाना, डॉक्टर मत बनना, राइट. आर्मी में तो मैं गया नहीं, डॉक्टर में बन गया. बट कितनी दुखद बात है, ज़्यादातर आर्मी ऑफिसर्स जिनको मैं जानता हूँ, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स, फादर के फ्रेंड्स वगैरह हैं, उनके बच्चे आर्मी में नहीं गए हैं. और ये नेक्स्ट जनरेशन में ऐसे होगा, बहुत सारे डॉक्टर्स के बच्चे मेडिसिन में नहीं जाएंगे, बिकॉज हमने वो देखा हुआ है जो हमें किसी और को नहीं दिखाना है. क्यों करना है ये सब? इफ इट इज़ द क्वेश्चन रोटी कमानी है, रोटी तो पॉडकास्ट से भी कमाई जा सकती है. बट रोटी कमाने का सवाल जो है बहुत डीप है. लाइक मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि, और जैसे मैंने अभी रिसेंटली एक मैम आई थी, उनसे बात कर रहा था मैं, तो उनको मैंने बोला कि डॉक्टर्स की चर्चा ही हो रही थी, कोई हॉस्पिटल रन करती हैं वो. तो मैंने उनसे हमेशा यही कहा, मैंने कहा अगर डॉक्टर कोई हाइपोथेटिकल कोई ईएनटी वाला है, कान से कुछ निकाल देता है किसी के, 1000 रुपये लेता है वो. एक याद है, एक बड़ी चीज़ वायरल हुई थी, एक भाई साहब ने कहा मैं गया, ईएनटी ने इतना सा निकाला और 1000 रुपये मांग लिए मेरे से, और बड़ा वायरल हो गया था. आई डोंट अग्री विद दैट मैन ऑन दैट. आई थिंक कि अगर मैं 13 साल 10 साल 5 साल मेहनत करके आ रहा हूँ तो मैं 1000 रुपये अपने एक्सपर्टीज़ के ले रहा हूँ, ना कि कान से निकलवाना. और तुम्हें प्रॉब्लम है तो सड़क पे चले जाओ, बड़े सारे वो लाल टोपी वाले घूमते हैं, उनसे निकलवा लो. एंड आई एग्री विद दैट थॉट प्रोसेस. मैं आता हूँ जब इस तरह की बात हो तो मुझे, मैं आता हूँ जब सीरियस डिजीज होती है और कोई भी डॉक्टर गलती मानता नहीं. मतलब इट्स डॉक्टर्स आर मोस्ट ऑफ देम लाइक पॉलिटिशियंस. मैं तो गलत हो ही नहीं सकता. पॉलिटिशियंस कभी गलती नहीं मानते अपनी, हम सही है बिल्कुल. तो वो हमेशा ये बोल देगा तुम्हारे जेनेटिक खराब थे, तुम्हारा ये खराब था वो. जैसे कि एक एम्स में मेरी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी लॉन्ग टाइम अगो, उसका भाई था एम्स में. एंड मैं क्रेडिट दूंगा एम्स को, दे रियली ट्राइड. पर वो लड़का मर गया, 18 साल का लड़का, वो बता नहीं पाया इसको हुआ क्या है. टीम डॉक्टर्स की टीम पे टीम आती थी, उसकी जांच पे जांच होती थी. ही डाइड एंड ही वाज एट लीस्ट 6 फीट टॉल, स्ट्रॉन्ग बॉय. ही डाइड ऑफ व्हाट नोबडी नोज. ही डाइड एंड ही वाज देयर इन एम्स फॉर 15 डेज, आईसीयू में 15 दिन तक. डॉक्टर्स आ रहे हैं, मेहनत हो रही, क्या है, सारी जांचें होंगी. ही डाइड, पता नहीं चला क्यों मरा वो. और मैं डॉक्टर्स को ब्लेम नहीं कर सकता भाई, जब वो एफर्ट डाल रहा है, पता ही नहीं चल रहा उसको क्यों मर रहा है वो बंदा. नहीं पता होता, एंड ही डाइड. नहीं पता होता, नहीं पता होता. प्राइवेट हॉस्पिटल हो तो पता नहीं बोलता ये. नहीं, वो तो एम्स तक उन्होंने बोला कि नहीं भाई पता नहीं चला. प्राइवेट वाले बोलते नहीं मैं बता देता हूँ कैसे मर रहा है. नहीं पता होता, ये नहीं पता होता. देर आर पीपल जिन पे मैंने सर्जरीज की हुई हैं, वो सर्जरीज क्यों नहीं काम कर पाई मुझे नहीं पता. नहीं पता होता. मुझे पता है आपको जवाब चाहिए. मुझे पता है मैं भी उस दौर से गुजरा हूं जहां पे मेरे फादर को कैंसर हुआ था, मुझे भी जवाब चाहिए थे, बट जवाब पता नहीं होता. मैं सिर्फ एक चीज़ कहूँगा, आज हम मेडिकल साइंस ने तरक्की की है. वी नो मोर अबाउट द ह्यूमन बॉडी. इंसानी शरीर के विषय में हम जानते हैं मोर देन एनी अदर जनरेशन, पहले के जनरेशन से काफ़ी ज़्यादा. बट इसका मतलब ये नहीं है हम भगवान बन गए हैं. ना हम भगवान तब थे, ना हम भगवान आज हैं, ना हम भगवान कभी हो सकते हैं. क्योंकि अगर हम भगवान हो सकते तो मेरे पापा मेरे साइड के रूम में गुजर नहीं गए होते. और मज़ेदार बात क्या है, जब उनकी 2011 में डेथ हुई, उस वक्त मुझे वो वेंटिलेटर पे थे. 2-3 बार वो वेंटी पे जा चुके थे. इन्वेसिव और अच्छा, वेंटी पे 2-3 बार जा चुके थे. तो मुझे लग रहा था ठीक है. तो मैं पूरी रात सोया नहीं था, राइट. और हम लोग तो डॉक्टर्स हैं, तो हमें स्पेशल हॉस्पिटल में रखा जाता है, साइड के रूम वगैरह अच्छे थे, मैं वहाँ पे लेटा हुआ था, पर मुझे रिलैक्स करना था. तो मेरी माँ आई, तो मैंने कहा मैं नहा के आता हूँ, आई विल गो फॉर अ शावर. मैं घर जाता हूँ, नहाता हूँ, फिर आता हूँ, है ना, थोड़ी देर आप बैठो, मैं आता हूँ. निकला, बाथरूम में था, फ़ोन आया. तो मैंने कहा बाथरूम में हूँ, फ़ोन आया है, आधे घंटे पहले आया हूँ, क्या चल रहा है. तो टॉवल पहन के मैं बाहर आया, मैंने फ़ोन उठाया और मेरी फ्रेंड फ़ोन कर रही हैं, कह रही है कि देव आ जाओ वापस. वो डिक्लेयर करना चाह रहे हैं डेथ और वेंटी से निकालना चाह रहे हैं. तो मैंने कहा मैं आधे घंटे पहले तो था भाई, क्या हो गया ऐसे.
तो मैंने कहा कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ डिस्क्लोज नहीं करेगा, मैं आता हूँ आके माँ को बताता हूँ। तो मैं वापस आया इमीडिएटली, मतलब बाल भी भीगे हुए थे, मैं वापस आया, मुझे देखा जैसे ही ना माने, समझ गई वो। तो शी लुक्ड एट मी एंड शी सेड नहीं रहना पापा। तो कहने का ये मतलब है मैं डॉक्टर हूँ, मैं सुपर स्पेशलिस्ट हूँ, मैंने मेरे पापा को ट्रीट करवाया बेस्ट डॉक्टर्स से, और वो जहाँ 6 महीने जीने वाले थे 2008 में, वो 3 साल जिए थे। 3 साल के बाद जब उनकी डेथ हुई, उस दिन आधे घंटे पहले मुझे नहीं पता था कि उनको डेथ डिक्लेयर करेंगे। तो मुझे ये क्यों लगता है, और लोगों को ये क्यों लगता है कि मैं भगवान हूँ? लोगों की भी प्रॉब्लम है वैसे तो। मैं इस पे, चूंकि आपने इतना इंटीमेट बात बताई, तो मैं भी बताता हूँ आपको। नारायणा हॉस्पिटल में माय फादर वाज इन आईसीयू, नॉन इन्वेसिव के लिए मैंने बोला था, आई डोंट वांटेड हिम टू बी ऑन वेंटिलेटर व्हिच इज इन्वेसिव। तो आई वाज स्टैंडिंग विद हिम एंड आई रिमेंबर आई यूज्ड टू टेल माय फादर लिव्ड लाइक अ मैन, यू नो, इट्स लाइक। तो आई टोल्ड हिम कान पे, मुझे पता है सुन सकते हैं, आई सेड यू नो यू लिव लाइक अ मैन, नॉट डाई लाइक अ मैन। तो एक डॉक्टर थी, तो व्हेन आई सेड दैट एंड I started looking somewhere else, obviously tears came out of my eyes. So this doctor came and she saw me, a female doctor. She saw me like, you know, getting really depressed. So she came and she said, and it was awesome, very practical. She said, parents die, you have to let them go. How many more months you want to see him like this? ठीक है ना? तो ये वही वाली बात है कि कितने और महीने आप उनको ऐसे झेलना चाहते हो। तो I understood her what she wanted to say, कि हम बात तो सही कह रही है। तो ये वही वाली बात है कि पेरेंट्स डेफिनेटली डाई, तो उस समय आपको समझना पड़ता है कि यू नो व्हाट कैन वी डू। मैं हर किसी को, थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस, और मैं हर किसी को कहता हूँ कि जब तक आपके पापा है ना, तब तक आप बड़े नहीं हुए। आप एक्चुअली बड़े तब हो जाएंगे जब आपके पापा नहीं रहेंगे। बिकॉज जिस दिन वो बरगद का पेड़ गिरता है, उसी दिन सब रिलेशनशिप्स जो हैं सब खुल के आते हैं। भाई बहन हो तो उनके खुद के आपस के रिलेशनशिप्स आते हैं, क्योंकि जब तक वो बैनियन ट्री, बरगद का पेड़ रहता है ना, वो सबको छाव देता है, एंड देन थिंग्स चेंज। तो हम में से हर किसी को इस दौर से गुजरना है। एंड आई कैन जस्ट टेल यू, मैं अपनी टेक्स ना इस चीज़ पे लेता हूँ कि मैं खुद के साथ क्या करता। देखो, दुनिया ने तो बड़े बड़े लोगों को ठीक अच्छा नहीं कहा, तो दुनिया की अच्छाई लेके मैं करूँगा ही क्या? आई हैव टू बी ऑनेस्ट टू माई कॉन्शियंस। तो मुझे मेरी कॉन्शियंस के साथ सच्चा खेलना है। क्या मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि सब डॉक्टर अच्छे होते हैं? नहीं। क्या मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ सब डॉक्टर बुरे होते हैं? बिल्कुल नहीं। मैं बहुत सारे डॉक्टर्स को जानता हूँ जो बहुत अच्छे हैं, राइट? क्या दुनिया में दोनों अच्छे और बुरे लोग, दोनों टाइप के लोग होते हैं? हाँ। अल्टीमेटली हमें खुद सतर्क रहना है, एंड वी हैव टू क्वेश्चन द डिसीजंस। हमें क्वेश्चन करना है। पर डॉक्टर्स को पसंद नहीं कोई क्वेश्चन करे तो। बट हमें ये यकीन, हमें तो चीज़ें बदलती हैं। अभी जैसे आज जो लोग मीडिया पे हैं या जो पॉलिटिशियंस हैं, वो आराम से आके मीडिया और कैमरा के सामने बोल सकते हैं। हो सकता है कि वैसे नहीं था आज से 30 साल पहले। बदलाव तो तब आएगा ना व्हेन वी प्रेस द चेंज, जब हम बदलाव के लिए कहेंगे। सवाल पूछना एक पेशेंट का हक है, कोई नहीं रोक सकता उसे। बट हक देने के चक्कर में कुछ प्रॉब्लम्स भी आई हैं, जैसे कि आप अगर वकीलों को कंज्यूमर कोर्ट में नहीं अलाउ करोगे उनके खिलाफ कोई मुकदमा करना, डॉक्टर्स को आप लेके जाते हो कंज्यूमर कोर्ट में, फिर मेरा दिमाग कैसे काम करता है आप सोचिए। सुशील जी आए, उनको बुखार है, अब मैं उनको कह सकता हूँ मुझे पता नहीं है क्या है, वायरल ही होगा, है ना? वायरल अगर है तो अगर मैं दवाई दूं तो 72 घंटे रहेंगे, दवाई नहीं दूं तो 3 दिन रहेगा, है ना? तो अल्टीमेटली आपको 3 दिन में ठीक होना है, एंटीबायोटिक देके फायदा नहीं है। बट जो पेशेंट आया हुआ है उसको तो अभी के अभी रिजल्ट्स चाहिए। और कल मुझे डर लग रहा है कि मैंने इसके टेस्ट नहीं करवाए, बाई चांस डेंगू निकला तो फिर तुम मेरी ले लेनी है सबने। फिर वो कंज्यूमर कोर्ट में जाएंगे, बोलेंगे आपने टेस्ट नहीं करवाया, वहां पे जज उठ के पूछेंगे कि आप डेंगू के टेस्ट नहीं करते हो, आप तो लापरवाह हो। मैं लापरवाह हूं कि बेपरवाह हूं? कि पैसे कमा रहा हूँ। कि पैसे कमा रहा हूं। मैं एक्चुअली चैरिटी कर रहा हूं। जज बता देगा आपको। वो तो हमारे देश के जजेस बड़े महान हैं, वो बता देते हैं तो- अब कौन है क्या तो है। वो तो बता देंगे कि आपको डेंगू की टेस्ट करनी चाहिए थी। ये 4 साइन थे, आपने मिस किया हुआ है। नहीं, बट अगर हाइपोथेटिकली आपने टेस्ट करवा दिए और आप पे ये केस लगा कि नहीं करने थे, हम्म। तो जज साहब यही बता सकते हैं कि आपको नहीं करना था और ये रीजन है नहीं करना था। तो मैं तो तब से मैं यही कह रहा हूं कि बुखार वाले पेशेंट आए, आप ही बता दो करना क्या है। आप अगर बता दोगे पहले से करना क्या। अब मैं अगर टेस्ट करवाऊं तो फिर पेशेंट सोच रहा है हाँ इसको तो कमीशन मिल रहा है, इसको मालूम है वायरल है, फिर भी कर रहा है, राइट? मैं टेस्ट ना करवाऊं तो मैं कटघरे में खड़ा हूं। कटघरे में तो जी मैं खड़ा हो गया था जब मेरे नाम के सामने डीआर लग गया था, है ना? अब आपने सोचना है किस तरह का मुकदमा चलाना है। तो इस फील्ड में मुझे क्यों रहना चाहिए फिर, जब मैं गलत ही हूं? आप तो मतलब लिटरली मना ही कर रहे हैं डॉक्टर बनने के तो लोगों को। अगर मैं गलत ही हूं, मैं कुछ भी करूं मैं गलत ही हूं,
तो साडा हक इत्थे रख, मैं गलत ही रहता हूँ फिर। मुझे एक बात बताइए, जैसे ये मैंने पहली बार सुना कि वकीलों को कंज्यूमर कोर्ट नहीं ले सकते, नहीं, और वकीलों कितने का, डॉक्टरों को ले जाया गया कंज्यूमर कोर्ट? अरे मैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का पार्ट हूँ, मैं लीडरशिप पोजीशंस में रहा हूँ। 60% डॉक्टर्स जो थे मुंबई में कंसल्टेंट्स, कभी ना कभी एक केस चला है। तो मुंबई में तो कहावत ये है कि अगर आप पे एक भी केस नहीं चला हो तो आप डॉक्टर ही बड़े नहीं बने अभी तक। अच्छा, जरूरी है आपको ये करने के लिए। तो टेस्ट जो किए जाते हैं, टेस्ट इसलिए किए जाते हैं क्योंकि मैं मन में सोच रहा होता हूँ, ये नहीं कि आपके शरीर को क्या चाहिए, ये कि जज साहब को क्या चाहिए। नहीं वो भी है, प्लस वो भी है ना कि कई बार ऐसे आपने 25,000 का टेस्ट लिख दिया, ये समझ रहे हो ना, आपने 25,000 टेस्ट लिख दिया, अब कुछ नहीं निकला, मरीज बोला साले 25,000 नुकसान हो गया, इससे अच्छा कुछ निकल ही आता। तो हिंदुस्तान में तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आपने कैंसर के टेस्ट लिख दिए, कैंसर नहीं निकला, डॉक्टर साहब आप क्या कर रहे हैं, आप तो चोरी कर रहे हैं। पैसे फुकवा रहे हो आप मेरे, तो ये मैं ये कुछ निकल ही आता इससे मैं अच्छा। ये But let me कहीं ask you another thing, मैं निकल आता तो कुछ निकल आता तो that would have been a bigger problem, you idiot. या तो लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि द फील्ड इज सच कि आई डू देन आई एम डैम्ड, आई डोंट देन आई एम डैम्ड, ये वाली कहानी है। तो द ओनली कॉमन फैक्टर इज आई एम डैम्ड। बट थैंकलेस जॉब है शायद, जैसे पर वो भी है कि जैसे मान लेते हैं हाइपोथेटिकली आप प्लास्टिक सर्जन है, आपने 100 करी, 100 में से खराब 2-3 ही होंगे, बाकी तो 96 लोग हैं जो बोलेंगे बहुत बढ़िया साहब, बहुत मजा आया। आप समझ रहे हो ना, तारीफ करने वालों की लाइन लगी है, बट वही एक व्यक्ति जो कि आप डायरेक्टली शरीर से डील कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से डॉक्टरों को उसके लिए तैयार रहना चाहिए। सो प्रॉब्लम और भी है ना, जैसे कि आज की तारीख में हम लोग जोमेटो की ऐप की तरह बन गए हैं। हर कोई रिव्यू लिख रहा है, पेशेंट आके कह के जा रहा है मैं खराब रिव्यू दूंगा, आपने जी आधा घंटा वेट करवाया मुझे ज़्यादा। बट आपने तो स्टार्ट किया ये कह के कि आपके जो फैमिली डॉक्टर हैं वो आधे घंटे बात कर रहे थे कि कोई किसी को समझा रहे वो थे। करते हैं, बट यहाँ पे तो मुझे ये भी डर लग रहा है कि बाहर वाला रिव्यू ना देते हुए चले जाओ, वहां चेप के ना चले जाए। अपॉइंटमेंट देगा वो मुझे कि 2:30 बजे आ जाना, एंड आई एम सिटिंग टिल 4:30 क्योंकि उसके 4 पेशेंट नहीं हुए अभी तक, तो 2:30 बजे की अपॉइंटमेंट है और 4:30 बज चुके हैं। बट वो भी है कि डिपेंड्स कि डॉक्टर कैसा है, दैट आल्सो डिपेंड्स। जैसे कि अब वो क्या है, काफी ओल्ड लोग हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ एज है, वो है, सब कुछ देख के आपको नहीं लगता कि भैया आप उस पर रिव्यू नहीं लिखा, आपको अच्छा ही लगता है। मैं आपको एक रियल लाइफ जब वो मेरी मम्मी को बिठाते हैं तो मुझे गुस्सा आता है उनके ऊपर, मुझे बिठाता है आई एम फाइन, किताब लेके बैठा रहूंगा, ठीक है कर लो यार। मैं एक रियल लाइफ घटना बताऊं, है ना। मैंने किसी की सर्जरी फिक्स की, वो जी आ गए इंदौर से उठ के, सर्जरी आज सुबह होनी है, मैं ओटी में जाने वाला हूँ, तब मुझे कॉल आता है किसी एक का, कोई एक लड़का गाड़ी लेके डंपर में घुस गया है, उसकी फेस पूरी तरह स्मैश्ड है, और मुझे बोला जाता है इमरजेंसी, इमीडिएटली दूसरे ओटी में आओ। दैट्स ट्रू, राइट। मैं घुस जाता हूँ, पूरे फेस को पुट टुगेदर करने में 8 घंटे लगते हैं। ये पहली वाली सर्जरी कैंसिल हो जाती है, मुझे बाद में पता चलता है ये सब। मैं बाहर निकलता हूँ, इन्होंने जी हॉस्पिटल में बवाल कर दिया है कि डॉक्टर साहब दूसरे हॉस्पिटल में दूसरी सर्जरी करने कैसे चले गए, जबकि मैं यहाँ आया हुआ हूँ इंदौर से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो गलत है, पर मैं क्या करता ना करता क्या करता, करने लायक कुछ था नहीं मेरे पास। उसको लेके बहुत सारी बातें हुई, उसको लेके इंक्वायरी कमिटीज बैठी कि डॉक्टर साहब आप दूसरे हॉस्पिटल में क्यों चले गए, बट व्हाट शुड आई हैव डन। तो ऐसी सब चीज़ें होती हैं जो लोगों को पता नहीं होता है। अब मैं उनके जगह पे होता तो मैं भी अपसेट होता कि मैं सर्जरी करवाने के लिए बैठा हुआ हूँ, मैं इंदौर से आया हुआ हूँ, बट कोई क्या कर सकता है। पर उनकी लाइफ एंड डेथ सिचुएशन नहीं है ना। उनकी लाइफ और डेथ सिचुएशन नहीं है, बट इंसान आज की तारीख में बैठने, जब प्लेन लैंड होती है तो ऐसे बिहेव करता है जैसे कि अर्ली बर्ड गेट्स द वर्म, प्रीमेच्योर इवैक्यूएशन। हाँ तो वो प्री मेच्योर इवैक्यूएशन के चक्कर में वो लोग ऐसे खड़े होते हैं, मुझे तो कभी कभी लगता है टॉफी मिलने वाला है, चॉकलेट देने वाले, वो उसके लिए तो 2 मिनट रुक नहीं सकते हैं। वो क्या 8 घंटे समझेंगे कि मैं किसी और की सर्जरी में लगा हुआ था। वो तो कह के गए कि ये बहुत बेवकूफ डॉक्टर है, झूठ बोल रहे हो आप, हमें चिपका रहे हो, वो किसी और की सर्जरी में गए, वो तो ऐसे ही नहीं आए होंगे आज, या ज्यादा सो गए होंगे, या ऐसा कुछ हुआ होगा जैसे एयर इंडिया के पायलट्स को या किसी और को कहा जाता है। तो आप करो क्या है, ये वाली भी बात है ना। नहीं वो भी बेचारे बड़े थैंकलेस काम कर रहे हैं, पायलट्स भी, उनका भी कुछ नहीं हो सकता। मतलब आज पहली बार आपने इतने दुख बताया अपनी इंडस्ट्री के, तो मैं आपको, आपकी इंडस्ट्री वालों को कम से कम माफ़ करने को तैयार हूँ, ठीक है। पर मुझे एक बात बताइए कि ये जो फर्टिलिटी वाला आप लोगों ने जो लोगों को वो किया कि बच्चे 2 ही अच्छे टाइप का, आपकी इन बातों को बेचारे हिंदू सनातनियों ने सीरियसली लिया, ठीक है, और उनकी फर्टिलिटी रेट नॉन रिटर्नेबल की तरफ जा रही है कि वो वापस नहीं आ सकती है ना। तो आपको लगता है कि मेडिकल इंडस्ट्री ने उनका भला किया या बुरा किया? क्योंकि एक ऐसी कम्युनिटी है, नाम नहीं लूंगा, जो मेडिकल इंडस्ट्री की हर चीज़ रिजेक्ट कर देती है, एंड आई थिंक दे डू अ गुड जॉब। दे ऑलवेज डिनाई, पल्स बोलो नहीं पियेंगे भैया, हमारी मर्दाना कमजोरी आ जाएगी हमारे अंदर, कोविड का वो नहीं लगाएंगे भैया, हमारे अंदर मर्दाना कमजोरी आ जाएगी। एक कम्युनिटी है जो हर चीज़ मर्दाना कमजोरी के नाम पे नहीं करती, ठीक है। तो अब क्या होता है कि भैया एक दूसरी कम्युनिटी है जो अमेरिका में क्रिश्चियंस भी ऐसे ही हैं, यहूदी भी ऐसे ही हैं, दे ऑल्सो बिलीव इन द गवर्नमेंट, दे बिलीव इन द डॉक्टर्स, पूरी कम्युनिटी बिलीव करती है, ठीक है।
कम्युनिटी कहीं और बिलीव करती है, बट ये लोग बिलीव करते हैं सिस्टम पे, तो उसमें रह जाते हैं बेचारे। सबकी फर्टिलिटी रेट बिल्कुल फक्ड अप हो रखी है, सबकी। बट ये डॉक्टर्स तय नहीं कर रहे हैं। मुझे पता है कि अगर किसी ने कहा है कि 2 ही बच्चे होने चाहिए, मैं खुद के लिए भी तो तय कर रहा हूँ। आज फॉर इंस्टेंस अगर मेरी शादी हुई है और मेरी वाइफ एक वर्किंग वुमन है, वो 2 से ज़्यादा बच्चे कर ही नहीं सकती है। आज के जैसी परिस्थितियाँ हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, 2 बच्चों को बड़ा कौन करेगा? 2 बच्चों को अगर मुझे पढ़ाना हो आज के प्राइवेट स्कूल्स में, जहाँ पे एक्चुअली में ट्यूशन की फीस ज़्यादा है कंपेयर टू व्हाट आई पेड फॉर माई एंटायर MBBS, तो करेगा कौन? सो बहुत सारी चीज़ें डॉक्टर्स कहते Are you होंगे, ready to face the population collapse? That's the bigger question. ऑफ कोर्स Like, do you अभी think that- डेमोग्राफिक डिविडेंड है, 20 साल और चलेंगे, देन यू विल फेस अ सिचुएशन लाइक जापान जहाँ पे हाँ, डेमोग्राफिक हाँ, कोलैप्स तो मैं होगा। चाहता हूँ कि डॉक्टर, शायद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अब तो पुश करे कि भैया But- ज़्यादा बच्चे पैदा करो यार। बट द थिंग इज, क्या ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के हाथ में है? अगर सरकार ने तय किया हुआ है कि अल्टीमेटली 2 ही बच्चे होने चाहिए बिकॉज यू वांट टू गेट अ बेटर टुमारो, पर कैपिटा जीडीपी को आप पूरे पॉपुलेशन से डिवाइड करो, 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी को आप बेसिकली पूरे पॉपुलेशन से डिवाइड करो, तो हर किसी के पास बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो $2 पर डे कमाएंगे। वो चीज़ को खत्म करने के लिए आबादी को रोको, ये सरकार कह रही है। सो मैं अगर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन या डॉक्टर्स उठ के कहें कि नहीं सुशील जी आप 3 बच्चे पैदा पर करिए, आपने ये क्या क्यों सरकार बोला मुझे ये बच्चे कहने दो- देगी? बिल्कुल कह रहे हैं, अभी आयुष्मान कार्ड में कह रहे हैं भाई 6 लोगों पे मिलेगा, कह रहे हैं। माँ बाप शामिल नहीं उसमें, मतलब 2 + 4 चाहिए उनको। आयुष्मान कार्ड क्यों बोलेंगे? देखना गूगल करना, आयुष्मान कार्ड 6 लोगों के लिए दे रहे नहीं दे रहे। फैमिली फ्लोटर बेसिस, व्हाट इज फैमिली फ्लोटर? मतलब कहने का मतलब है कि 5-6 हो, कितने भी लोग हों, उससे फर्क नहीं पड़ता है, वो डिवाइड हो जाएंगे उतने में। तो फिर यही बात आप जनता को बोल दो ना यार, डॉक्टर्स को बोलो ना कि जनता को बोले फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि देखो ज़्यादा बच्चे चलो ठीक है, अमीर लोगों का दिमाग खराब है, मानसिक संतुलन। आई हैव 2 daughters, आई वांट 2 sons एंड आई एम स्पेंडिंग मनी ऑन दैट बिकॉज आई वांट 2 sons। तो मुझे लड़के चाहिए अपने जीवन में, 4 बच्चे चाहिए टोटल, और मैं कमा लूँगा उनके, आई डोंट माइंड। तो मेरा हमेशा से सवाल यही रहा है कि भैया अगर मैं ये सोच सकता हूँ तो बाकी लोग क्यों? मतलब पाथवेज में मेरी बेटियाँ पढ़ रही हैं, मिलेनियम में पढ़ा लूँगा यार, फ़र्क नहीं पड़ता, DPS में चले जाएंगे, पर 4 बच्चे तो होने चाहिए ना। ठीक है, एक चैप्टर आपने लिखा है कैन आई गेट माई ब्रेस्ट्स बैक, क्या कहानी है ये? ये सब चैप्टर्स मैंने नहीं लिखे हैं, अच्छा ये सब चैप्टर्स 23 डॉक्टर्स ने लिखे हैं और पेशेंट्स ने लिखे हैं। अच्छा सो दिस इज एन एंथोलॉजी। अच्छा एंथोलॉजी का मतलब है कि सब डॉक्टर्स ने लिखा हुआ है, तो इसमें बड़े इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं। फॉर इंस्टेंस, एक 9 साल की बच्ची रेप होती है, ओके, और रेप होने के बाद उसके पेट में 5 महीने के बाद बच्चा पाया जाता है, ओके, एंड दिस पर्टिकुलर केस वेंट अप टिल द सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा था, और या फिर किसी कोर्ट ने, एग्जैक्टली मुझे भी डिटेल्स पूरी तरह नहीं पता है, बट किसी कोर्ट ने कहा हुआ था कि यू विल नॉट बी एबल टू अबॉर्ट, आप अबॉर्ट कर नहीं पाओगी। तो वो बच्ची उठ के कहती है कि माई रेपिस्ट हैज़ मोर कंट्रोल ओवर माई बॉडी देन आई डू, राइट। तो इसमें डॉक्टर निखिल दातार जो हैं, जो बेसिकली गायनेकोलॉजिस्ट हैं, ही वेंट अप टिल द सुप्रीम कोर्ट टू गिव द वुमन द राइट टू अबॉर्ट आफ्टर 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। ये एक तरह की कहानी है। दूसरे तरह की कहानी है जॉन एडलर की कहानी। जॉन एडलर इज अ टॉप न्यूरोसर्जन स्टैनफोर्ड से। सो जॉन एडलर, बिकॉज ऑफ हिज नॉलेज, इंजीनियरिंग और मेडिसिन दोनों में विद्या होने की वजह से, उसने एक ऐसी साइबर नाइफ बनाई जो ब्रेन के अंदर बीच में अगर 2 मिलीमीटर की भी ट्यूमर हो उसको जला सके। पहले पूरे स्कल कैप को, मतलब क्रेनियोटमी को निकालना का पड़ता था, पूरे स्कल के कैप को निकाल के अब अंदर ढूंढ के ट्यूमर जलाते थे। और ऑब्वियसली क्योंकि ब्रेन है, मस्तिष्क है, उसमें आप जब भी कुछ करने की कोशिश करते हो तो यू आर डैमेजिंग नॉर्मल सेल्स ऑल्सो, उसके भी दुष्परिणाम होते हैं। सो ही एक्चुअली डिस्कवर्ड एंड फॉर्मलाइज द साइबर नाइफ। ये एक स्टोरी है, इट्स वर्किंग वर्ल्ड ओवर। तो साइबर नाइफ ट्यूमर्स को जला रही है सर के अंदर। मेरी स्टोरी जो है, मेरी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है जो मैंने लिखा हुआ है। दैट इज अबाउट, व्हिच वन इज दैट? दैट इज चैप्टर नंबर 3। अच्छा ठीक है, ओके। 2 है शायद, 2 है। लेट लव लेट लिव अ जर्नी ऑफ एक्सेप्टेंस, ठीक है। सो ये लेट लव लेट लिव जो है, ये एश्टन की कहानी है। एश्टन यूनाइटेड स्टेट्स आर्म फोर्सेस में था। आर्म फोर्सेस में उसने इराक वगैरह में सर्व किया। उसके बाद वापस जाने के बाद एट द एज ऑफ 47 उसे लगा कि उसे पुरुष ने महिला बनना है। ही डिसाइडेड टू बिकम एशली एंड उसने सर्जरी करवाई। Was he big? Like, I'm sure अमेरिकन आर्मी में गया तो बहुत बड़ा होगा, बड़ा लंबा आदमी, या सो दिस गाय वांटेड टू बिकम एशली, एश्टन वांटेड टू बिकम एशली। तो उसने जेनिटल रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी वगैरह करवाई। मेरे पास आया वो फेस रिकंस्ट्रक्शन के लिए कि मेरा चेहरा चौड़ा। अभी इंडिया भी में, US में? इंडिया में, अच्छा, हाँ। मेरा चेहरा अभी भी, ये 2024 की कहानी है, अच्छा। तो मेरा चेहरा अभी भी पुरुष की तरह लगता है। एडम्स एप्पल है, इसको शेव करना है। चेहरे का शेप जो है वो ज़्यादा स्क्वायरिश है, उसको ओवल करना है। तो मैं सच में बताऊं, इन माई लाइफ आई हैव बीन गिल्टी कि मैं ट्रांसजेंडर लोगों को जज करता था। मुझे ये बात समझ में नहीं आती थी, एंड इवन एज अ डॉक्टर मैं जज करता था अपने मन में। तो It's ये a big deal that you're saying it. You know, a lot of people hide it. So
गुड दैट यू डूइंग इट। या बट मैं जज करता था, आई हैव बीन गिल्टी ऑफ दैट। बट एश्टन ने मुझे क्या कहा, एशली ने मुझे क्या कहा, उसने मुझे कहा आप मुझसे अग्री मत करो, ये आपके ऊपर है। मैं 47 वर्ष की हूँ, मुझे लगता है इतनी दर्द, इतनी पीड़ा और इतने सर्जरीज लेके भी मुझे अपने आप को बदलना है। मैंने तो जल्दी में डिसाइड नहीं किया होगा, खर्चा भी काफ़ी हो रहा है, काफ़ी पीड़ा भी हो रही है, मैं फिर भी करना चाहती हूँ। अगर मैं करना चाहती हूँ, विल यू एक्सेप्ट मी फॉर व्हाट आई एम? डू यू हैव द राइट, मुझे पूछती है, डू यू हैव द राइट टू स्टॉप मी फ्रॉम डूइंग दिस? वो राइट मेरे पास नहीं है। आई मे नॉट अग्री विथ यू, बट आई कैन लेट यू लिव। मैं आपको जीने दे सकता हूँ, जैसे आपको ठीक लगे उस तरह से मैं आपको जीने दे सकता हूँ। इस बात पे कहानी है। तो हमने उसकी फेशियल रिकंस्ट्रक्शन कहानी की ताकि शी बिकेम अ प्रिटी वुमन, पूरी तरह ओवल फेस वगैरह बना के। सो ये भी साइंस का करिश्मा है। देन देयर आर, उसकी पिक्चर मिल जाएगी है, उसकी पिक्चर के उसकी वीडियो भी है। देखना जरा सो यूट्यूब पे इंस्टा वाले चैनल पे जाओ। हाँ, तो इसमें अगर आप डालोगे देवराज शोम करके डालोगे, Banker. I am 48 years old and I'm originally from Vermont, the United States of America, but I live in Missouri. The reason why I came to India for my surgeries is because So these are very painful surgeries actually. या पेनफुल सर्जरीज स्पेशली। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि जो एस्टन है, ठीक है, एस्टन एशली बन जाए, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, पर जब एस्टन कैलिफोर्निया जाती हैं और वोट डाल देती हैं टू पास अ बिल कि 7 साल का बच्चा जो है वो जेंडर ट्रांसप्लांट सर्जरी करवा सकता है बिना माँ बाप के कंसेंट के, तब मुझे एस्टन और एशली से प्रॉब्लम है। मुझे इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको 47 में लगा आप कर लो। दूसरा सवाल, अचानक से इतने 10% लोग अमेरिका में ट्रांसप्लांट चाहते हैं। भाई मतलब या तो जो मशीन है भगवान की या नेचर की वो गड़बड़ हो गई अमेरिका में। आप समझ रहे हो ना? जैसे इंडिया में देखो, इंडिया में अगर गे है कोई, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, इंडिया में गे है, उसके माँ बाप ने घिस घिस के उसको पैदा किया है, 4 जगह मन्नतें मांगी, उसको ही पता है, तो वो शादी भी करता है, बच्चे पैदा करता है और गे भी रहता है। तो हमारा भारतीय गे जो है वो बहुत ही स्मार्ट गे है, यू नो, ही इज़ नॉट लाइक रिजिड गे नहीं है कि मैं तो गे ही हूँ। आपको पता है गे में कैटेगरीज हैं, लाइक देयर इज अ सिल्वर गे, देयर इज अ गोल्डन गे, देयर इज अ प्लैटिनम गे। पता है आपको ये बात? नहीं। अच्छा, सिल्वर गे वो व्यक्ति है जो गे है, शादी वादी कर ली और बच्चे पैदा करे फिर भी गे है और उसको पता है मैं गे हूँ। गोल्डन गे वो बंदा है जो मतलब क्या कहते हैं उसे, जिसने कभी वजाइना देखी हो या बात करी हो उसके बारे में, या एक बार किसी महिला के को छुआ हो या खुद छुआ हो, वो गोल्डन है। प्लैटिनम गे वो है जो मतलब जो कभी कभार, मतलब शुरू में उसके मन में एक पल के लिए आ गया कि ये महिला को मैं पसंद कर सकता हूँ। बट देयर इज अ ब्लडी डायमंड गे। डायमंड गे वो व्यक्ति है जिसने ना महिला के बारे में सोचा, ना उसने कभी महिला को टच किया, और वो सिजेरियन से पैदा हुआ। दैट वाज अ जोक बाय द वे। ओके ओके। वो सिजेरियन से मैं बड़े पैदा हुआ seriously क्योंकि सुन रहा पैदा था। होते टाइम वो वजाइना ही नहीं टच करना चाहता था। ठीक है ना? तो वो गे भी कैटेगरीज है, पर हमारा भारतीय सारे लगभग गे जो है वो सिल्वर गे हैं। क्योंकि अभी एक एम्स के अस्पताल की एक महिला ने आत्महत्या करी थी शायद 6-7 साल पहले। उसने 235 डॉक्टरों के नाम लिखे थे सुसाइड नोट में कि मेरा पति गे है, और ये 235 लोग और डॉक्टर भी जो गे हैं विद इन द एम्स। ठीक है, तो मुझे बस मेरी सवाल जैसे मुझे ट्रांसजेंडर से कोई इशू नहीं है, मुझे कोई पुरुष महिला बनना चाहता है बन जा भाई, तेरी मर्जी है। मेरा इशू वहीं शुरू होता है जब वो मेरे बेटा या बेटी के सामने ड्रैग डांस करवाने लग जाता है कि इसको बचपन से सिखाऊंगा मैं कि ये ट्रांस क्या होता है। वो प्रॉब्लम है, और कुछ नहीं। मुझे प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल आई एग्री विद यू। तो जो आप जज कर रहे थे, आज भी मैं जज कर रहा हूँ, क्योंकि ये होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं मेरे साथ में। सो लिबरलिज्म और वोक फिलोसफीज के तो ये प्रॉब्लम्स हैं ही। लिबरलिज्म, सो हमारे बिल्डिंग में ऐसे हुआ कि बेसिकली live? वेयर आई लिव, अच्छा। मुंबई में ऐसे हुआ कि एक लेडी थी जो चिकन खिला रही है स्ट्रे डॉग्स को, राइट? और ये चिकन जब स्ट्रे डॉग्स को खिला रही है कच्चा। कच्चा, अच्छा। तो ये स्ट्रे डॉग्स जो हैं, अब मुंबई में ऐसे भी हो गया है, मुझे लगता है कि मैं जो स्ट्रे डॉग्स को देखता हूँ शायद वो वुल्फ की कोई ब्रीड हो, क्योंकि वो आसपास के जंगल वगैरह होते हैं ना, सो इट्स लाइक अ वुल्फ और डॉग के बारे में मिक्स, क्योंकि दे आर वेरी अग्रेसिव, बहुत ज़्यादा I hope you अग्रेसिव। know that all the dogs they are started from wolves only. या सो बट दीज अपीयर टू बी इमीडिएट डिसेंडेंट्स ऑफ अच्छा, वुल्फ्स, सो बहुत एग्रेसिव होते हैं। Those bitches. I'm just joking. सो वो बेसिकली वुल्व्स होते हैं, और मतलब वो जो है, तो उनमें से एक ने एक बच्चे को अटैक कर दिया, राइट?
एक बच्चे को 6 साल के बच्चे को आपने अटैक किया, वो तो अलग बात है कि अडल्ट थे साथ में तो बचा लिया, वरना शायद नोच के खा भी जाते। मैं सोचता हूँ वो फिलोसफी तो अपनी जगह है, बट सपोज आई वॉज द फादर ऑफ दैट चाइल्ड, राइट? मैं कुत्तों से बड़ा प्यार करता हूँ, मेरे घर पे पेट्स रहे हैं, बट इसका मतलब ये तो नहीं ना माई फर्स्ट थिंग वुड बी टू सेव माई ओन चाइल्ड। तो हो सकता है कि मैं उस कुत्ते को मार देता, राइट? तो वोक फिलोसफी और लिबरलिज्म की यही तो प्रॉब्लम है। तो सिमिलरली हमारे इस बिल्डिंग में एक जैन साहब ने कंप्लेन किया कि मैं जैन हूँ, आई डोंट हैव नॉन वेजिटेरियन, आप आके कुत्तों को खिला रही हैं सामने, एंड देयर आर चिकन बोन्स ऑल ओवर द प्लेस, आप साइड में लेके जाके खिलाओ। सो बेसिकली किसी सोसाइटी को भी एक इक्विलिब्रियम फाइंड करना होता है। हमारे हिसाब से, मेरे हिसाब से वो इक्विलिब्रियम वोक फिलोसफी की वजह से एकदम दूसरे साइड पे स्विंग कर गया है। कभी ना कभी उसे सेंटर में आना है, मध्यांतर में आना है, बीच में आना है, इस वक्त वो वहाँ नहीं है। तो इसी वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं, इज़ व्हाट आई थिंक। नहीं, मैं कुत्तों के मामले में एब्सोल्युटली यू आर राइट। इवन आई लाइक डॉग्स बिकॉज दे आर क्यूट, बट मैंने कभी पेट नहीं रखा। मेरा जो गांव में घर है वहाँ पे ऑब्वियसली रहते हैं, बट इफ़ दे कम नियर टू माई डॉटर्स और डू समथिंग, इट डजेंट मैटर कि इफ़ इट्स योर डॉग, you know, I mean, if he decides to attack my daughter, you treat your dog like a son or whatever, then your son will be dead that day. The son of a bitch, which truly is, will be dead that day. You know? तो वो तो रहेगा कि अगर आप मेरी बेटी के पास मत लाइए, बाकी आप प्यार करिए, I don't stop you, like you do whatever you want, डेमोक्रेसी है भाई। आपको लगता है you want to fuck a dog, do it. I'm no one to stop you, right? तुम्हारी मर्जी है। तो मैंने इस चीज़ में द ओनली थिंग दैट आई सेड इस पर्टिकुलर बिल्डिंग में, द ओनली थिंग आई सेड आपको स्ट्रे डॉग्स को खिलाना है, आप साइड में ले जाइए। एंड अगर बीएमसी कह रही है डू इट अकॉर्डिंग टू द लॉ, बीएमसी अगर कह रही है कि हमें स्टेरिलाइज करना है, हमें रेडियम कॉलर्स लगाने हैं, डू इट अकॉर्डिंग टू द लॉ। बाय ट्राइंग टू पेट अ स्ट्रे डॉग और टेक केयर ऑफ अ स्ट्रे डॉग, यू कांट हार्म ह्यूमन बींग्स। आप ह्यूमन बींग्स को नहीं हार्म कर सकते हैं, ह्यूमन बच्चों को आप नहीं हार्म कर सकते हैं। दैट इज नॉट द राइट वे ऑफ बीइंग लिबरल। क्योंकि गिव यू द साइड ऑफ देयर साइड। भाई साहब चाहे कुछ भी बोलो आप, ठीक है ना, कुत्ता ना इंसान की तरह धोखा नहीं देता किसी को। This is how Mumbai woman would tell you. Perhaps, but the thing is, if I am responsible for my child's health, फिर मुझे तो वही करना है ना, which I would have done with a, suppose एक human मेरी बेटी को मिसट्रीट कर रहा है या अब्यूज करने की कोशिश कर रहा है, मैं उसको भी मारता। तो फिर जो भी स्पीशीज मेरे और मेरे बच्चे के बीच में आएगा उसको तो मुझे बचाना पड़ेगा। दैट इज व्हाट आई हैव बीन गिवन द राइट ऑफ प्रोटेक्टिंग द चिल्ड्रन एंड द वीक इन माय फैमिली। तो उसमें तो क्या ही कर सकते हैं। ये बड़ा अच्छा हुआ, मैं आपसे डिसएग्री करते करते आपसे 100% एग्री कर रहा हूँ फाइनली। वी स्टार्टेड the journey from disagreeing, finally, you know, we found middle ground on one side of the ground. So similarly इसमें एक और स्टोरी ऐसी है जिसमें डायबिटिक न्यूरोपैथी से लोगों को बहुत दर्द होता है। जब डायबिटिक न्यूरोपैथी होता है, सो देयर इज दिस डॉक्टर कॉल्ड, फर्स्ट स्टोरी जो हमारी है, वो फर्स्ट स्टोरी इज रिटन बाय डॉक्टर पंकज सिंह, मिस्टर पंकज सिंह, एंड मिस्टर पंकज सिंह इज एक्चुअली द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ लारेनॉन। ही इज अ फार्मास्यूटिकल मैन हिमसेल्फ। अच्छा। बट इसमें क्या है, दे इन्वेंटेड समथिंग फॉर डायबिटिक पेन। अब पेन की वजह से इतना दर्द हो कि आदमी हिल ना पाए, और वो अब एक दवाई से अगर कम हो सके, क्योंकि ग्लाइकेशन वाले प्रोडक्ट्स कम हो रहे हैं, व्हाट अ मिरेकल टू मेडिकल साइंस। सो बेसिकली ये किताब इज अबाउट ऑल ऑफ दोज थिंग्स which science is bringing about, which basically is leading to people leading healthier lives। मतलब वो जी ज़्यादा रहे हैं, स्वस्थ के साथ जी रहे हैं, they are happier, वो वाली चीज़ें। So patients की भी कुछ स्टोरीज हैं, डॉक्टर्स की भी कुछ स्टोरीज हैं। एक मेरा नॉट आउट ऑफ दिस बुक, बट पैनक्रियाज डेवलप करने की कोशिश हो रही है जैसे गिबन्स पे या रैट्स पे, कोशिश हुई अभी तो ऐसी हालत है कि ऐसे हो सकता है और 10-12 साल में किसी के बाल कभी ना ही गिरे, क्योंकि हेयर क्लोनिंग आ जाएगा। अच्छा। एक सेल को आप मल्टीपल सेल्स में बदल पाओगे। एक दिन ऐसा भी आ जाएगा पैनक्रियास को आप बाहर क्रिएट कर पाओगे। सो ऐसे चल रहा है ना कि मुझे लगता है 2050 तक इंसान अमर ना हो, लेकिन एटलीस्ट 150 साल तो आयु हो जाए, वैसे हो सकता है। Did you see when Putin was talking to Xi Jinping and Absolutely. 150 साल जीने का? Absolutely. वो लगाने जरा वीडियो तो। हाँ। Putin tells Xi Jinping, वैसे तो We can he live also- 150 years. He also saved few years from our prime minister, I have heard, in the same trip. Yeah? Really? Did you not know No, that? I didn't know that. There was a Stevenson or some guy, some black guy from American, CIA's strategic planner who changes governments, like सरकारों को जो बदल नहीं देते हैं कि गेम करते हैं। तो he was in Bangladesh along with some ISI people. It is claimed and alleged that Vladimir Putin asked Modi ji to come and sit in his car in Shanghai or Beijing, wherever he was. उसमें आया वो और उसकी कार में बैठे, तो उन्होंने उसको बताया कि there was a plan to take you out. Xi Jinping musing about living to be 150 or even becoming immortal through organ transplants and biotech. The Russian and Chinese leaders were picked up discussing radical life extension as they walked on a red carpet in the Chinese capital. Now, both men are 72 years old.
Putin suggested humans could grow younger by Stop. replacing failing बनी organs, पता while क्या she जी जिनपिंग कह रहा होगा मन में सोच रहा है चुप कर, तेरा भाई करवा चुका है ऑलरेडी, क्या बात कर, तुझे क्यों लगता है मैंने बोला मैं आजीवन बना रहूंगा राष्ट्रपति, तुझे क्या लगता है ऐसे ही मरने के लिए बनाऊंगा राष्ट्रपति? एनीवेज द स्टोरी से जरा वो उसकी भी स्टोरी लगाइए, एमिनेंट थ्रेट ऑन प्राइम मिनिस्टर मोदी. तो ये मुझे पता नहीं था. अच्छा, सो ही कॉल्स हिम, कि says कि मेरे लिमोजिन में चलिए आप, वो तो पता है. and inside his limousine 45 मिनट्स वो हाँ, साथ में थे. and he tells him that there was a threat on your life, this guy in Bangladesh is sitting and they were planning to attack you in Beijing only, या पता नहीं कहाँ थी, जहाँ भी रही हुई समिति हुई है. पुतिन tells मोदी कि नहीं आप तो, हम we took care of it, जैसे FSB and RAW they took care, they killed an ISI guy and this guy. ये अगस्त एंड में Terence हुआ Fry, था ना ये. शायद, हाँ. हाँ. So there was a imminent threat on him. तो टेरेंस नाम का एक CIA का एजेंट था, और क्या कहते हैं उसे, वो पुतिन ने उसको PM मोदी को बताया कि was a threat on your life and we took care of it or your people took care of it. So मोदी जी रिसेंटली एक जगह पे भाषण दे रहे थे, तो उस भाषण में उन्होंने बोला कि मैं अभी जापान और चाइना की यात्रा से लौटा हूँ. So everybody started clapping. So मोदी सेड कि गया था इसलिए ताली बजा रहे हो या वापस आया इसलिए ताली बजा रहे हो? So everybody thought कि he is hinting that the threat which was on his life. तो ऐसे भी बातें हो रही हैं. मुझे तो बहुत बार ऐसे लगता है कि व्हाट मस्ट इट टेक एक प्रधानमंत्री को जीवित रखने के लिए, बिकॉज इतने सारे लोग अगेंस्ट होंगे, क्या करना पड़ता होगा फॉर स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेस इनको जिंदा रखने के लिए. कांट बी इजी, बिकॉज एनिमीज भी तो उसी तरह के होंगे ना, हाँ हाँ. बहुत पावरफुल. But if they take मोदी जी out, there will be huge chaos. बहुत बड़ा chaos हो सकता है, like because it's like the parent figure वाली बात ही है, you can hate him, you can love him, but he is handling things like a parent only. तो वही मुझे लगता है हमेशा कि मोदी जी जैसे भी हैं, मतलब मेरी उनसे बहुत सारे जगहों पे नहीं बनती, सवाल जवाब मैं करता रहता हूँ बहुत सारे कि ये ऐसे क्यों हुआ, ऐसे क्यों हुआ टाइप्स. बट मुझे ऐसा लगता है ही इज़ द पेरेंट फिगर ऑफ दिस कंट्री फ्रॉम लास्ट 11-12 ईयर्स. तो मतलब जैसे वो अगर जो एलिगेशंस हैं कि वो सचमुच somebody wanted to take him out, अगर वो सच हो जाता, that would have been very bad for our nation. एब्सोल्युटली, Very bad for our nation. एब्सोल्युटली. और हुआ भी है, जैसे कि लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में बताया जाता है कि उनको टेक आउट किया गया था, और ऐसी कहानियां हैं. सुभाष चंद्र बोस के बारे में ऐसी कहानियां हैं. सो एक्सटर्नल But पावर्स they all, the needle is pointed towards the internal jobs actually. उसमें तो internal jobs ही ना, जो भी needle point करता है वो internal jobs की तरफ ही करता है कि उससे किस परिवार को फायदा हुआ. बट अल्टीमेटली इंटरनल हो एक्सटर्नल हो, आप इंटरनल एक्सटर्नल के सहयोग के साथ कर रहे हो, लेकिन जैसे कि लाल बहादुर शास्त्री जी के साथ हुआ, ताशकंद में हुआ, जो भी हुआ, सो ही हैज टू बी आउटसाइड द कंट्री एंड समवन एल्स, किसी को तो समर्थन देना पड़ेगा ना. किसी और देश के सॉइल पे ये होने के लिए, तो वो तो किसी को समर्थन देना ही पर पड़ेगा. अब ने जैसे तब तो चलो ताशकंद में जो होना था हो गया, बट अब ना कंट्रीज टेक इट वेरी सीरियसली. फॉर एग्जांपल चाइना वाज वेरी अपसेट, लाइक जैसे अगर चाइना में किसी भाई राष्ट्राध्यक्ष किसी देश का आया है आपके यहाँ एंड समबडी इज ट्राइंग टू किल हिम, वो तो बेइज्जती वाली बात है ना कि यू कांट इवन प्रोटेक्ट द पीपल हु आर कमिंग टू योर कंट्री. तो रशिया ने तो उस तरह से रिस्पेक्ट मेरी तो कम से कम खो दी है कि आपके यहाँ पे मेरा देश का राष्ट्रपति गया था, प्रधानमंत्री गया था, एंड ही डाइड. So I personally don't, even if you wanted to plant somebody, हो सकता है, I don't respect you for that. We lost a prime minister because of your whatever plannings you had. This is not right. कि भाई जैसे प्रधानमंत्री जी is literally fighting with Trump. अब उसका रिलेशनशिप बना सकते हो आप क्या? इसीलिए there was a guy, CIA का स्ट्रेटेजिक प्लानर था, मरा हुआ मिलता है ढाका के 5 स्टार होटल में. CIA के बंदे मरे हुए कब मिलते हैं? जब कुछ ना कुछ उसमें गेम चल रहे तभी मरे हुए मिलते हैं, है ना. बट वही है कि फिंगर्स पॉइंट बहुत जगह पे होती हैं, बट वी डोंट नो, हमें तो आइडिया नहीं है, हमको बिल्कुल पता नहीं है. लास्ट में मुझे एक बात बताइए कि पेशेंट को आपने बता दिया कि इस तरह से आपको बिहेव करना है, जैसे कई बार पेशेंट गुस्से में डॉक्टर्स की पिटाई करने पे उतारू हो जाता है, देखा है, वी ऑल नो दैट. बट आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी फ्रॉम द डॉक्टर्स एज वेल? और एक सवाल जो एक दिशा पूरी रह गई डिस्कस करने की, वो ये है कि डॉक्टर्स अपने प्रिस्क्रिप्शन के साथ में न्यूट्रिएंट्स क्यों नहीं लिखते हैं कि ये खाना, जैसे पहले अभी 20 साल पहले चले जाइए, 25 साल पहले, तो डॉक्टर जो दवा लिखता लिखता था यार चावल मत खाना कुछ दिनों के लिए, या दही मत खाना, राइट. अब अचानक से आया है कि नहीं, ये दवा ही तेरे को ठीक करेगी, खाने पीने का चक्कर मत पड़. ऐसा क्यों है? मैं आपको और एक एनेक्डोट सुनाऊंगा और एक पेशेंट के बारे में बताऊंगा. पेशेंट आया मेरे पास, राइट. तो पेशेंट आया क्योंकि उसको एंटी एजिंग थेरेपी लेनी थी, सुंदर होने की थेरेपी, राइट. तो वो आए, आके बोले कि मुझे और सुंदर होना है, मुझे क्या करना है. अब सुंदर बनाने के लिए, अब आपके अगर था नारी थी, मर्द था, अच्छा, पुरुष, उसको भी सुंदर होना था, हैंडसम नहीं बनना था उसको. पकड़ लीजिए हैंडसम ही होना था. बट बेसिकली आप जो टेबल बनाओगे, जो मेज़ बनाओगे, वो तो लकड़े से बनती है ना. लकड़े की क्वालिटी ख़राब होगी तो मेज़ अच्छी कैसे बन सकती है? सो इनके बाल गिरने का प्रॉब्लम है,
राइट? बाल गिरने का प्रॉब्लम है, आप 50 सिगरेट फूक रहे हो दिन में, राइट? ऐसे ही हमारा हवा और पानी का तो ये हाल है कि आप बेसिकली 10 सिगरेट तो बिना चाहे भी फूक रहे हो रोज़, तो 50 और आप फूक रहे हो, मतलब 60 सिगरेट हो गए ना आपके, उस तरह से अगर आप देखना चाहो। वेट, ओवरवेट है, एक्सरसाइज नाम का कोई कुछ किया नहीं है, वज़न घटाना नहीं है उनको, तो मैंने उनको बताया आपको सुंदर बनाने के पहले हमें ना जी कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो मैं प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर रहा हूँ, तो मैंने कहा कि एज अ प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर और आपके डॉक्टर की हैसियत से मैं चाहूँगा कि 3 महीने पहले आप मेरा सहयोग दीजिए, मुझे सहयोग दीजिए। तो कहते कैसे सहयोग दूंगा मैंने कहा आप 7 बजे के बाद खाएंगे नहीं, राइट? सुबह 9 बजे के पहले आप नाश्ता करेंगे नहीं, राइट? इतने सारे कैलोरीज में रहना है। तो मैंने उनको पूरा आधा घंटा समझाया। समझाने के बाद मुझे कहते हैं आपके पास, आपने ना, आप बुरा मत मानिए, आपने मेरा वक्त ज़ाया किया। आपके पास मैं ट्रीटमेंट के लिए आया था, आप मुझे ये बाबाओं वाला ज्ञान क्यों देने लग गए? तो कभी कभी क्या होता है, आप कोशिश अगर करो हेल्थ बढ़ाने की, पेशेंट की इच्छा ये होती है कि आप बीमारी ट्रीट करो, ये बिना जाने बिना देखे कि वो क्या कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, उन्हें सिर्फ गोली खानी है। अब करोगे तो करोगे क्या, ये वाली दिक्कत है। और प्लस हमारी मेडिकल सिस्टम में भी प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है मेडिकल सिस्टम में प्रॉब्लम नहीं है, मेडिकल सिस्टम में यही सिखाया जाता है कि आप डिजीज को कैसे ट्रीट करोगे, आप हेल्थ को कैसे बनाओगे, प्रिवेंटेटिव हेल्थ को कैसे बढ़ाओगे, ये सब चीज़ों पे शिक्षा नहीं होती है। तो पूरे सिस्टम को बदलना पड़ेगा ना। आप तो एक चीज़ देख रहे हो, डॉक्टर जो कि एक मोहर है उसी सिस्टम का। सिस्टम ऐसा है कि आज मैंने मेरी पूरी MBBS पास की थी 6,000 रुपये के बलबूते पे, पूरे KG से MBBS खत्म हो गया, 6,000 रुपये, वो भी स्कॉलरशिप से लिए हुए थे। पहले तो आर्मी स्कूल में रहे होंगे आप शुरू में? नहीं, मैं एक स्कूल में था जो प्राइवेट स्कूल था, सेक्रेड हार्ट बॉयज़ हाई स्कूल, बट वहाँ पे बेसिकली 5th में 5 रुपये फीस थे, 6th में 6 रुपये फीस थे, 7th में 7 रुपये फीस थे, 10th में जब 10 रुपये फीस हुए तो आपने 120 रुपये। दैट ओल्ड, तो आई एम श्योर वो एग्जिस्ट करता होगा अभी स्कूल वो। हाँ, तो 120 रुपये आपने पे किया, राइट? ये मैंने किया, 6,000 रुपये मैंने पूरे खर्च किए थे। आज के ज़माने में डॉक्टर बनने में आपने क्या किया, आपने सब ऐसे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस खत्म कर लिए, बना दिए हैं, जो अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली जिसके ट्रस्टी ज़्यादातर पॉलिटिशियंस ही हैं, राइट? आपने उसमें आपने लोगों को भरना शुरू किया। लाल गुर्जर मेडिकल कॉलेज, पता नहीं ऐसे क्या बहुत सारे मेडिकल ऐसे कॉलेज बहुत हैं। सारे हाँ, मेडिकल हाँ, कॉलेज, हाँ। ऐसे भी मेडिकल कॉलेज है जिसमें मैं गया हुआ हूँ, शुरू होने के पहले मेडिकल कॉलेज खत्म हो गया। हम तो जी JJ में पढ़े हुए हैं, ग्रांट मेडिकल कॉलेज में 44 एकड़ की हमारी कैंपस होती थी, खो जाओ आप वैसे वाली कैंपस। यहाँ पे तो आप शुरू होने के पहले खत्म हो रही है मेडिकल कॉलेज, पेशेंट्स ही नहीं है। ऐसे भी मेडिकल कॉलेज है, उसमें से आप लोगों को पढ़ा रहे हो, उसमें आप मोटा पैसा कमा रहे हो, 60 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए आप दे रहे हो डॉक्टर बनने के लिए। आपको क्या लगता है जो बंदे ने 1 लाख रुपए दिए MBBS, 1 करोड़ रुपए दिए MBBS तक पढ़ने के लिए, वो आके आपकी सेवा करने वाला है? आपने कॉस्ट तो देखा ही नहीं है, आप कैसे फिर सिस्टम को बदलोगे? MD डर्मेटोलॉजी की सीट 3 से 5 करोड़ में बिक रही है, क्या सरकार को ये पता नहीं है? फिर जाके आप बोलते हो कि डर्मेटोलॉजिस्ट ना बड़े करप्ट हो गए हैं, वो ना ये लॉरियल की चीज़ बेचने में लग गए हैं। आपने जो 6 करोड़ रुपए उसको चार्ज किया डॉक्टर बनाने में, वो आपने नहीं देखा। सरकारी वाले महंगे हो गए शायद। सरकारी वाले भी थोड़े महंगे हो गए। फिर और एक चीज़, मैं ये सामाजिक मुद्दे पे ये बोलना नहीं चाह रहा हूँ, और बहुत अच्छे कारण होंगे जिसकी वजह से आज फॉर इंस्टेंस आज रिजर्वेशन है, बहुत अच्छे कारण होंगे, बट आप कर क्या रहे हो? जो बेस्ट एकेडमिकली है उसको तो सीट मिल ही नहीं सकती है। जो बेस्ट एकेडमिकली है, इधर उसके पास पैसे नहीं है या फिर वो करेक्ट जाति से नहीं है, जो भी है। आप अगर आपकी कॉज ये है कि बेस्ट स्टूडेंट्स बेस्ट डॉक्टर नहीं बन रहे हैं, तो फिर आपको बेस्ट डॉक्टर्स कहाँ से मिलेंगे इस देश में? तो इसका मतलब ये है कि जैसे जो पॉलिटिशियन जो रिजर्वेशन का बढ़ावा दे रहा है, वो आई एम श्योर वो रिजर्वेशन वाले बच्चों से अपना इलाज कराता होगा। पता नहीं मुझे वो करवाते हैं क्या। जब मैं तो पढ़ता हूँ कि पॉलिटिशियन बाहर जा रहे हैं अपना इलाज करवाने के लिए। अच्छा, एक नया सुना है मैंने कुछ, अब जैसे ये पाकिस्तान में होता था, इंडिया में नहीं होता था, अब नया आया है। कुछ अधिकारी हैं, कुछ पॉलिटिशियंस हैं जिन्होंने जो अभी करप्शन इसलिए कर रहे हैं बिकॉज दे ऑलरेडी बॉट सम आइलैंड और सम लैंड इन डिफरेंट कंट्री, कि भाग जाएंगे, वहाँ चले जाएंगे, भंडा फोड़ने से पहले ही निकल लेंगे। तो ऐसे भी सुन रहा हूँ मैं कि लाइक दे हैव लिटरली बॉट लैंड्स इन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ऐसे देशों में जहाँ पे ज़मीनें अवेलेबल है, खरीद के पहले सेट है वो, मतलब ऑलरेडी मेंटली तैयार है वो कि मतलब अभी तो हम आग लगा रहे हैं, जब भंडा फूटेगा हम निकल लेंगे। बहुत सारे ऐसे भी चल रहा है। तो बेसिकली इंसानों को ये सोचना होगा, आप अपने नेताओं को किन चीज़ों पे चुन रहे हैं। क्या आप अपने नेताओं को ये पूछ रहे हैं कि हवा और पानी क्यों प्रॉब्लमेटिक है इस देश में? क्या हम अपने नेताओं को ये पूछ रहे हैं कि आप जो ये कानून लेके आ रहे हो या आप जो ये मेडिकल कॉलेज लेके आ रहे हो, किसके लिए लेके आ रहे हो? इससे किसका फ़ायदा होने वाला है? कॉज और इफेक्ट बिना जाने आपने जो किया और उससे जो नतीजा पहुंचा, आप तय नहीं कर सकते हो कि ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं। बट दे नो द नतीजा।
10,000 रुपए 1 करोड़ महिलाओं को दे दो, आपकी 202 सीटें आ जाएंगी। अब ये गलत है ना, ये गलत है। काश लोग ऐसे होते हैं कि वो पैसा लेके भी वोट उन्हीं को देते जिनको वोट की जरूरत है। शायद वोट उन्होंने उनको उन्हीं को दिया और जिनको वोट की जरूरत थी और जो अच्छे थे। बट ये एक परिस्थिति बन गई है हमारे देशों में कि हम रिजर्वेशन इज फिक्सिंग द सिस्टम। बट हम बहुत शॉर्ट टर्म सोच रहे हैं। वी आर थिंकिंग वेरी शॉर्ट टर्म। इस देश के लोग ही बड़े शॉर्ट टर्म सोच रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि मुझे कल तक मैं जी सकूं, ऐसे कुछ मैं कर लूं। 5 साल के लिए आप अगर सरकार चुन रहे हैं और आप ये सब सवाल नहीं पूछ रहे हैं, आपने नेताजी को ये नहीं पूछा कि आपकी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है क्या कि आपने मेडिकल कॉलेज शुरुआत की, उससे कैसे डॉक्टर निकल रहे हैं। मैं तो 6,000 रुपए दे के पढ़ा हुआ था, इसलिए मेरे पास कोई बैगेज नहीं था। मैं नहीं भी कमाता तो क्या 6,000 रुपए खर्च किए थे। वैसे भी मैं रेफ्यूजी फैमिली से हूं, वैसे भी ज़्यादा कुछ पैसा था नहीं, तो क्या ही फर्क पड़ जाता। लेकिन अगर मैं 6 करोड़ रुपए से पढ़ के आया होता तो शायद मेरी माइंडसेट अलग होती। शायद मैं सामने जो बैठा व्यक्ति है उसको मैं देख रहा होता, इससे मैं पैसे कैसे एड सकूं। ये जो व्यक्ति बैठा हुआ है आपके सामने, आप ही के सिस्टम ने इसको क्रिएट किया है, आप ही के सिस्टम ने उसको यहां बिठाया है। तो अगर आपके सिस्टम ने इसको बिठाया है तो आप इसको क्यों पीट रहे हो? आप उसको क्यों नहीं पीट रहे हो जिसने सिस्टम क्रिएट किया? इसी का मतलब है डॉक्टर्स आर नॉट मर्डरर्स। दैट्स अ गुड पॉइंट। रिफ्यूजी मतलब कहाँ से रिफ्यूजी आप आए हैं? तो मेरे घर वाले 1947 में बांग्लादेश से आए थे। अच्छा। सो बांग्लादेश से फिर आके हम लोग सेटल हुए थे नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया और फिर कलकत्ते में और बहुत सारी जगह। बट वी आर फ्रॉम ईस्ट बंगाल। तो घर है सिलेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बांग्लादेश। अच्छा। तो आज अगर कोई पूछे आपके पूर्वज कहाँ के हैं, वो बांग्लादेश के थे। तो वी आर बंगाली हिंदूज जो बांग्लादेश से यहाँ रेफ्यूजी बन गए। 47 से पहले आपका परिवार ही बहुत सेक्युलर परिवार रहा होगा। आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट। आई डोंट नो व्हाट सेक्युलरिज्म मीन्स। सेक्युलरिज्म की जो रियल परिभाषा है वो शायद उसकी है मार्टिन लूथर, जो जिसके नाम पर लूथरन मूवमेंट चला था यूरोप में, उसकी परिभाषा थी। बट दैट वाज लाइक कि चर्च को ये कह रहा था कि जो लोग तुमसे अग्री नहीं करते वो भी क्रिश्चियन ही है। तो सेक्युलरिज्म कैन नॉट बी अप्लाइड ऑन डिफरेंट रिलीजन्स, इट कैन बी अप्लाइड विद इन द सेम रिलीजन। देयर आर सेक्ट्स, यू कांट किल अस। तो हमने क्या करा, सेक्युलरिज्म को उठाया, देश पे लागू कर दिया। विच इज़ लाइक जो सेक्युलर शब्द है वो श्रीमती इंदिरा गांधी, उन्होंने सेक्युलर शब्द 1975 में कॉन्स्टिट्यूशन में डाला जब इमरजेंसी लगी हुई थी। आई होप यू आर अवेयर ऑफ इट। या सेक्युलर और सोशलिस्ट दोनों इमरजेंसी के टाइम पे। इमरजेंसी जब जनता ने तुम्हें वोट दिया था पीएम बनने के लिए, ना जनता तुम्हारे खिलाफ थी, क्योंकि चुनाव हुए 77 में, तुम हार गई। इसका मतलब तुमने ये जो 2 वर्ड डाले हैं सेक्युलर और सोशलिज्म वाले, ये वर्ड जनता को नहीं पसंद थे। तुमने उनकी मर्जी के बिना ये डाले कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि तुम हार गई। जैसे ही चुनाव हुए तुम हार गई, इसका मतलब जनता तुम्हें नहीं पसंद कर रही थी, पर ज़बरदस्ती ये शब्द डाले गया उसमें। और मैं इसलिए कह रहा हूँ सेक्युलर शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि 47 से 46 तक चलते हैं। 47 तो बाद में बहुत बाद की कहानी है। डायरेक्ट एक्शन डे 46 से पहले जो बंगाली लोग थे, जो आज के बंगाल में हो भी रहा है, अभी भी हो रहा है, अभी भी एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी जो हर बार जीत जाती है, और उसके क्या नियम है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो ये सेम चीज़ तब भी होती थी वहाँ पे। सो डू यू थिंक कि कहीं ना कहीं चेंज की ज़रूरत है यार बंगालियों को? मतलब कब तक ऐसे करते रहोगे? आई एम अ वेरी प्राउड हिंदू, राइट। मैं हिंदू हूँ, मैं हमारे भगवानों को मानता हूँ। मुझे कोई आपत्ति नहीं है ये बोलने में मैं हिंदू हूँ। मैं हिंदू हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हर मुसलमान का विरोध करता हूँ। मुसलमान मेरे दोस्त भी रहे हैं और मैं मुसलमानों का दोस्त भी रह सकता हूँ। बट इसका मतलब ये कहीं नहीं है कि मुझे मुसलमान का दोस्त बनने के लिए अपने हिंदुत्व पे जो मुझे गर्व है वो मुझे नहीं होना चाहिए। सो और हम तो पार्टीशन से भागे हुए लोग हैं, हमारे तो सब कुछ छूट गया वहीं पे। यहाँ पे भी जब हम लोग आए सिलेट, हाउ मच लैंड योर फैमिली हैड देयर? और सो बहुत अमीर थे ये तो बोला जाता है, बट ये तो पता नहीं अभी कौन कितने अमीर थे। वो ये तो मुझे पता नहीं है कितने अमीर थे। मुझे कभी कभी लगता है, मैं जिस परिस्थिति में बड़ा हुआ हूँ तो मुझे तो हमेशा यही लगा है कि शायद पापा झूठ बोलते थे कि हम बहुत अमीर थे। ऐसे बहुत लगा तो नहीं था। यहाँ पे भी हम रेफ्यूजी बने। सो हम जब यहाँ पे मेघालय में आके शिलोंग में जब हम रुके तो उस वक्त ऐसे हुआ कि हमारी चीज़ें छीनी गई, बिकॉज सेक्टेरियन वायलेंस होता था वहाँ पे भी। क्रिश्चियन स्टेट्स थे ये, और वहाँ पे आप अगर हिंदू हो तो वहाँ पे एक फीलिंग आती थी कि बंगालियों को मारो, हिंदुओं को भगाओ, ये यहाँ के है ही नहीं। एक टाइम था 1980 के आसपास, आप जब मेघालय में जाते थे वहाँ पे हिल्स में लिखा होता था खासीज बाय ब्लड, इंडियंस बाय एक्सीडेंट। तो उन्हें तो लगता था कि हम एक्सीडेंट से आए हुए हैं। सो 1978, 79, 80 के दशक में भी यहाँ पे भी बिजनेसेस सेटअप करने के बाद हिंदू होने के बावजूद खुद के देश में हम बेघर हुए हैं। सो वीव बीन रेफ्यूजीज मल्टीपल टाइम्स। सो आई एम अ वेरी प्राउड हिंदू। मुझे ऐसे लगता है कि दुनिया में 2 नेशन है जो कि हिंदू मेजॉरिटी है, इंडिया और नेपाल, एंड वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर रिलीजन। मैं तो तभी के साथ प्लेन में जब हम जाते हैं तो क्या कहा जाता है, पहले आप अपना मास्क पहनिए फिर दूसरों को पहनाइए। अगर मैं ही नहीं बचूंगा, हिंदूज ही नहीं बचेंगे, तो फिर हिंदुत्व कैसे बचेगा? हाउ विल इंडियनिज्म सर्वाइव? सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच वी हैव टू सर्वाइव, विच मीन्स वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स। और हमें गर्व तो होना ही चाहिए कि हम हिंदू हैं, ये तो हमारा अस्तित्व है।
ठीक है, इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू। डिड वी मिस एनीथिंग? कुछ मिस हो रहा है? नहीं, आई डोंट थिंक सो। थैंक यू सो मच, थैंक यू दैट यू केम, इट वाज वंडरफुल। थैंक यू।